क्वेश्चन आ गया, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से आंसर देना। मैं चाहता हूं आज की क्लास के अंदर आप लोग लगभग पूरे नंबर यहां पर ठीक करो, ठीक है। चलिए गुड इवनिंग भाई, सभी को गुड इवनिंग है, ठीक हो, आई होप आप लोग सब यहां पर ठीक होंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। सर मैं कुणाल, एग्जाम में हमारा टाइम स्टार्ट होने के पहले डिटेल्स भर सकते हैं क्योंकि मैं ट्रिक अंडरलाइन कर सकते हैं। मैं इसके बारे में परसों बनाऊंगा, 8 बजे की वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो आज पढ़ने वाली वीडियो आज इसी के ऊपर फोकस करते हैं, परसों बात करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने अजर्सन यानी कि अभिकथन आपके सामने पूछा हुआ है। अजर्सन क्या कहता है कि शिक्षा की योजना बनाते समय शैशवावस्था से लेकर किशोरावस्था यानी कि आपके सामने बात हो रही है इन्फेंसी स्टेज से लेकर एडोलसेंसी स्टेज की बात हो रही है, उस तक बच्चे के समग्र यानी कि उसका होलिस्टिक, चाहे बच्चे को फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल और साथ के साथ उसके निरंतर यानी कि कंटीन्यूअस डेवलपमेंट पर ध्यान देना आवश्यक होता है। बिल्कुल यहां पर ध्यान देना है। अगर बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट यहां पर करना है तो उसका शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संज्ञानात्मक, नैतिक विकास वो करना चाहिए और निरंतर तौर पर करना चाहिए। और कब करना चाहिए? जब बच्चा शैशवावस्था हो, शैशवावस्था से लेकर आपको किशोरावस्था तक, टीडीपी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर आप लोग जो अवस्थाएं पढ़ते हो वो सब ज्यादा शैशवावस्था से लेकर किशोरावस्था तक पढ़ते हो। क्यों? क्योंकि स्कूल के दौरान आपको बच्चों को वही चीजें पढ़ानी है, उसी के माध्यम से चीजें समझानी है। उसके बाद की अवस्था कभी आपके एग्जाम में देखिए आपको नहीं आती। क्यों? क्योंकि भाई आप एक टीचर बनने वाले हो तो आपको सिर्फ एडोलसेंस तक बच्चों को यहां पर पढ़ाना है, शैशवावस्था से लेकर एडोलसेंस तक यहां पर बच्चों को पढ़ाना होता है, ठीक है। तो भाई पहला आपके सामने यहां पर सही हो गया, पहला ऑप्शन आपके सामने यहां पर सही हो जाएगा। शैशवावस्था का भी यहां पर ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। आप लोग कहोगे कि सर शैशवावस्था में तो बच्चा अपने घर के पास जाता रहता है, सारी चीजें रहती नहीं। देखिए बच्चे का जो विकास शुरू हो जाता है ना, शैशवावस्था से तेजी से स्पीड होनी शुरू हो जाती है, आपका किसी भी प्रकार का विकास, इनफैक्ट फिजिकल डेवलपमेंट मैंने आपको बताया वो तेजी से होता है। तो जब तक बच्चे के किसी भी डेवलपमेंट के बारे में आपको नहीं पता होगा तो आप अपनी प्लानिंग नहीं कर पाओगे कि मुझे बच्चों को क्या पढ़ाना है, किस तरीके से लेकर चलना है, किस तरीके से इसका होलिस्टिक डेवलपमेंट करना है। तो ये पहला अजर्सन आपके सामने ठीक है, यानी पॉजिटिव है। अब देखिए रीजन या कारण क्या दिया हुआ है, ठीक है। और अजर्सन और रीजन वाले क्वेश्चन के अंदर आपको क्या काम करना है भाई, पहले देखना है दोनों ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे क्या इनके सही बीच में इनके बीच में सही व्याख्या है नहीं व्याख्या, ठीक है। तो पहले सिर्फ आपको देखना है क्या ये दोनों ठीक है या नहीं है। अगर ये गलत हो गया, ठीक हो गया तो फिर आगे बात नहीं बनती कि भाई इसकी सही व्याख्या करता है नहीं करता। तो अजर्सन हमारा ठीक है। रीजन कहता है यद्यपि जो जीवन के जो प्रारंभिक वर्ष है, जो जीवन के जो शुरुआती वर्ष है वो विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं, बिल्कुल महत्वपूर्ण होते हैं। इनफैक्ट मैंने आपको बताया हुआ है कि बच्चा अगर आपका 6 साल तक का बच्चा है तो 6 साल तक के बच्चे का लगभग 90% तक उसका मेंटल डेवलपमेंट यहां पर हो चुका होता है, लगभग सारी चीजें तो बच्चा 6 साल तक सीख चुका होता है। इसलिए हमारी भारत सरकार द्वारा जो शिक्षा नीति 2020 लाई गई उसमें कहा गया जो नया स्ट्रक्चर यहां पर आ गया 5+3+3+4 का, कि जो शुरुआत में 5 साल है उसमें से भी जो शुरू के 3 साल है वो बच्चों के लिए प्री स्कूल, आंगनवाड़ी या बाल वाटिका आप लोग यहां पर उसको कह दीजिए कि बच्चों को उसके माध्यम से शिक्षा दी जाएगी। यानी कि 3 साल का बच्चा आपको स्कूल में देखने को मिलेगा। तो जो स्कूल की जो आपके सामने औपचारिक अवस्था होती है या औपचारिक जो समय सीमा होती है 6 साल नहीं है, 3 साल का बच्चा औपचारिक शिक्षा ग्रहण करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो वो बड़ी महत्वपूर्ण होती है। फिर भी बाल्यावस्था और किशोरावस्था तक जो मस्तिष्क में लचीलापन बना रहता है, मस्तिष्क में लचीलापन की बात हो रही है यानी कि ब्रेन प्लास्टिसिटी की बात हो रही है। तो प्लास्टिसिटी का मतलब समझिए, प्लास्टिक की बोतल से मैंने आपको बताया था जिसको हम लोग तोड़ मोड़ सकते हैं, घुमा फिरा सकते हैं, यानी कि बदलाव कर सकते हैं। तो प्लास्टिसिटी का मतलब क्या बताया था कि जब बदलाव करने की बात आ जाए, जब संशोधन करने की बात आ जाए, फ्लेक्सिबिलिटी की बात आ जाए तो हमारे ब्रेन में बदलाव चलते रहते हैं। हम लोग बचपन के अंदर तो ब्रेन के अंदर बहुत सारे कंसेप्ट थे, आगे बड़े फिर और कंसेप्ट बने, धीरे धीरे करके बहुत सारे कंसेप्ट, बहुत सारे अनुभव हम लोगों ने ग्रहण करे और उसी प्रकार से हमारे व्यवहार के अंदर, हमारे मस्तिष्क के अंदर, हमारे हर प्रकार के अनुभव के अंदर बढ़ोतरी होती हुई देखने को मिली और बहुत सारे नए अनुभव ग्रहण करे। जो पुराने अनुभव थे उनमें से बहुत सारे को हमने माना, ये तो बड़े गलत कंसेप्ट है, नए कंसेप्ट तो ये होते हैं। तो ब्रेन प्लास्टिसिटी होती रहती है भाई हमेशा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, ये मस्तिष्क में लचीलापन बना रहता है जिससे जो आगे के अनुभव है ना वो भी सीखने को और विकास यानी कि लर्निंग को और डेवलपमेंट को प्रभावित यहां पर करते हैं। तो भाई दोनों ही ठीक है, आपके सामने कह रहे हैं कि भाई बाल्यावस्था से लेकर किशोरावस्था तक या शैशवावस्था से लेकर किशोरावस्था तक बच्चे का निरंतर विकास होता है, निरंतर चीजें कुछ ना कुछ सीख रहा होता है, निरंतर बदलाव के साथ यहां पर सीख रहा होता है। तो दोनों में बच्चे की अवस्था की बात हो रही है और प्लास्टिसिटी यानी कि बदलाव की बात हो रही है। तो दोनों ठीक भी है और दोनों के बीच संबंध भी यहां पर देखने को मिला है। तो कह सकते हैं कि दोनों के दोनों सत्य है तथा कारण जो है वो अभिकथन की सही व्याख्या भी यहां पर आपके सामने कर रहा है। तो पहला ऑप्शन ठीक है। तो पहले ये देख लो कि क्या दोनों के दोनों एक ही है। अगर दोनों के दोनों ठीक है तो फिर इनमें देखो क्या इनकी शादी की जा सकती है या नहीं की जा सकती। पहले देख लो भाई ये भी लड़का है या ये भी लड़का है, ठीक है। उस तरीके से देख लेना। इस वाली बात को मैं आपको बता दूं, ठीक है। अगर इस तरीके से कहना तो मतलब ट्रिक हो जाएगी। तो ट्रिक मेरे ख्याल से मत करिए, पहले देखिए क्या दोनों ठीक है। अगर दोनों ठीक है तो फिर देखिए क्या दोनों के बीच में संबंध है, संबंध निर्धारित हो रहा है, शादी की जा सकती है, इस तरीके से सोचिए, ठीक है। तो ये आप लोग तभी सोच सकते हो जब आपके दोनों अजर्सन और रीजन दोनों ठीक होंगे। अगर दोनों ठीक हो जाएंगे तो दोनों के बीच में फिर देखना क्या दोनों में एक जैसी बात है या एक जैसी बात नहीं है। एक जैसी बात है तो सही व्याख्या करता है, एक जैसी बात नहीं है तो सही व्याख्या नहीं करता, ठीक है। सामने आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भाई प्याजे का जो संज्ञानात्मक विकास है उसके किस चरण में, उसकी किस स्टेज में एक बच्ची जो है यह तर्क कर पाती है, क्या तर्क करती है, क्या रीजनिंग करती है, ठीक है। बताओ भाई वो बच्ची एक रीजनिंग करती है, तर्क करती है कि जो सभी टॉफी होती है वो मीठी होती है, यह जो कैंडी है वो एक टॉफी है इसलिए कैंडी भी मीठी है। अब देखिए बच्चे ने कितना बढ़िया यहाँ पर तर्क करा। उसने कहा कि सभी टॉफी मीठी होती है, जब सब टॉफी मीठी होती है तो कैंडी एक टॉफी है, अगर कैंडी एक टॉफी है तो इसका मतलब कैंडी भी यहाँ पर मीठी है। तो इस बच्चे ने यहाँ पर रीजनिंग करा, तर्क करा। आप लोग एक सब्जेक्ट भी पढ़ते हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर रीजनिंग वाला सब्जेक्ट, उसमें आप तर्क करते हो। तो ध्यान रखना जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार जो उन्होंने 4 अवस्था यहाँ पर बताई थी, ठीक है। सेंसरी, प्री ऑपरेशनल, कॉग्निटिव और फॉर्मल। तो भाई जो बच्चा लॉजिकल रीजनिंग करता है ना, तार्किक चिंतन करना शुरू करता है, तो तार्किक चिंतन शुरू की 2 अवस्थाओं में तो करता ही नहीं है भाई तार्किक चिंतन। तो तार्किक चिंतन शुरू करना करता है बच्चा कॉन्क्रीट यानी मूल संख्यात्मक अवस्था से करना शुरू कर देता है। लेकिन लॉजिकल रीजनिंग सिर्फ उन्हीं चीजों के बारे में करता है जो चीज को दिख सकती है, जिसको पकड़ सकता है, यानी कि कॉन्क्रीट फॉर्म हो, जिसको देख सकता है यहाँ पर। तो लॉजिकल रीजनिंग बच्चा कॉन्क्रीट फॉर्म में शुरू करता है, कॉन्क्रीट यानी कि मूल संख्यात्मक अवस्था में। उसके बाद बच्चा जो चिंतन शुरू करता है, लॉजिकल रीजनिंग करता है, वो अमूर्त तौर पर कल्पनाएं बनाकर, हाइपोथेसिस बनाकर यहाँ पर करना शुरू कर देता है। तो आंसर नंबर 3 इसका आपके सामने से हो जाएगा। क्या आंसर नंबर 3 से हो जाएगा? क्या देना आंसर सेकंड? अरे गधो, इतना पढ़ाने के बावजूद भी सेकंड आंसर दे रहे हो। अरे भाई लॉजिकल रीजनिंग कब करता है बच्चा? अरे आप लोगों को मैथ्स रीजनिंग मैंने बताई थी, मैथ्स की पैडागोजी की क्लास के अंदर बताया था कि उसमें भी रीजनिंग से संबंधित, तर्क से संबंधित सारे क्वेश्चन मैथ्स के अंदर भी पूछे जाते हैं। तो लॉजिकल रीजनिंग का बच्चा इस अवस्था में कैसे कर देगा? वो कॉन्क्रीट में करता है, मूर्त में करता है और सिर्फ मूर्त वस्तु के बारे में करता है। जैसे बच्चा फॉर्मल में जाएगा, आपका 11 साल से प्लस का बच्चा हो जाएगा, फिर बच्चा लॉजिकल रीजनिंग करता तो है लेकिन अमूर्त चीजों के बारे में भी करना शुरू कर देता है, ठीक है। एक साइंटिस्ट की तरह यहाँ पर सोचना शुरू कर देता है। तो आंसर इसमें सेकंड आंसर आपका ठीक हो जाएगा। लो इस क्वेश्चन के अंदर भी लुटिया दबादी दिमाग खराब कर दिया, इस क्वेश्चन का आंसर भी इस तरीके का बता के, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या दिया हुआ है नजर डालते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने अगेन अजर्सन और रीजन का है भाई, ध्यान से पढ़ना इस बार, अभिकथन और अजर्सन का। मैं नहीं चाहता अब कोई गलत दे। ये कहता है कि कोई आरव है वो 20 महीने की आयु में 2 शब्दों के वाक्य बोलने लग जाता है। जब बच्चा 2 शब्दों से कोई वाक्य बोलना शुरू कर दे, जैसे 2 शब्दों से क्या वाक्य, मम्मी मम्मी पानी दो, इस प्रकार के 2-3 शब्दों को मिलाकर कोई वाक्य बोलना शुरू कर देता है। तो इसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पर टेलीग्राफिक स्पीच बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम लोग यहाँ पर बोलते हैं टेलीग्राफिक स्पीच बोलते हैं, ठीक है। यानी कि बच्चे का जो भाषा विकास होता है, बच्चे के भाषा विकास में जब बच्चा 2-3 शब्दों को मिलाकर एक वाक्य बोलना शुरू कर देता है तो टेलीग्राफिक स्पीच बोलते हैं। तो टेलीग्राफिक स्पीच मैंने बताई हुई आपको ऑफिशियल डेटा को बता रहा हूं, जो ऑथेंटिक बुक्स के अंदर होती है, लाइक एनसीईआरटी के अंदर, इग्नू के अंदर यहाँ पर जाएगी, एनआईएसटी डीएलएड की बुक्स के अंदर हो जाएगी कि बच्चा जब आपका 1.5 साल से लेके 2 साल तक का बच्चा होता है उसके बीच में बच्चों को टेलीग्राफिक स्पीच आ जाती है। यानी कि आपका 18 महीने से लेके 24 महीने का बच्चा, ठीक है, कितना 18 से लेके 24 महीने के बच्चे के बीच में टेलीग्राफिक स्पीच आ जाती है। तो आरव 20 महीने में सीख जाता है, तो बिल्कुल ठीक बात है भाई। भाई कोई बच्चा 18 में सीख जाएगा, 19 में सीख जाएगा, 20 में सीख जाएगा, 21, 22, 23, 24, 25, 26 आसपास में आपका बच्चा सीख जाएगा। क्यों? सारे बच्चे एक ही तय सीमा पर नहीं सीखते कि सारे बच्चे 18 महीने के हो गए सारे सीख जाएगा। भाई कोई आगे पीछे पर सीख सकता है। क्या इसकी वजह होती है? इसकी वजह आपको देखने को मिलती है जो हमारे बीच में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है, यानी कि जो आपके सामने इंडिविजुअल डिफरेंसेस यहाँ पर होते हैं। क्या होते हैं? व्यक्तिगत विभिन्नता यहाँ पर होती है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखने को जो मिलते हैं, उसकी वजह से कोई जल्दी सीख लेता है, कोई लेट यहाँ पर सीखना शुरू कर देता है। आगे कहता है जबकि शिया ने यह क्षमता 26 महीने की आयु में दिखाई, बिल्कुल दिखा सकती है। भाई 24 महीने तक बच्चा सीख सकता है, लेकिन किसी बच्चों को मान लीजिए 25 में, 26 में, 27, 28 में बच्चा सीख सकता है। तो ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस की वजह से बच्चा जो अपना डेवलपमेंट कर रहा होता है वो आगे पीछे पर हो सकता है, ठीक है।
तो आगे कहता है वो, इसलिए यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि जो सिया का जो भाषा विकास है, यानी कि सिया ने जो 26 महीने में भाषा का विकास करा, लैंग्वेज का डेवलपमेंट यहाँ पर करा, ठीक है, वो अवश्य ही विलंबित है, वो यहाँ पर डिले माना गया। भाई डिले नहीं है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं की वजह से सिया ने थोड़ा सा लेट सीख लिया। उसके अलावा जो आपका ये था क्या नाम है, पहले वाला होता है, उसने अपने तय सीमा के आसपास यहाँ पर सीख लिया। कोई बच्चा आपने देखा होगा जल्दी चलना सीख लेता है और किसी को चलने में काफी समय लग जाता है, तो क्या उसका फिजिकल डेवलपमेंट लेट हो गया? लेट नहीं हुआ, आपको वो आपका इंडिविजुअल डिफरेंसेस को यहाँ पर बताता है। तो भाषा विकास में भी कोई बच्चा आपका किसी शब्द को पहले बोलना शुरू कर देता है, किसी बच्चों को बाद में यहाँ पर आ जाते हैं, तो डिले नहीं हुआ। जो आपका डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट आपका डिले नहीं हुआ, ये आपके इंडिविजुअल डिफरेंसेस को दर्शाता है। क्या? ये आपके इंडिविजुअल डिफरेंसेस को दर्शाता है। तो भाई यहाँ पर आपको इसने कहा कि जो बच्चे का सिया का भाषा विकास था वो लेट हो गया, लेट नहीं हुआ भाई, तो ये आपका दर्शन यहाँ पर गलत हो गया। आगे रीजन यानी कारण ये दिया हुआ है कि जो विकासात्मक पड़ाव यहाँ पर, यानी कि जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन यहाँ पर होते हैं, यानी कि जो अलग अलग प्रकार की अवस्थाएं होती है, उसमें बच्चा अलग अलग प्रकार से अपना विकास यहाँ पर कर रहा होता है, पड़ाव को पार कर रहा होता है। तो डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स यह बताते हैं कि सभी बच्चे किसी भी कौशल को, किसी भी स्किल को एक निश्चित और एक तय आयु में ही प्राप्त करते हैं, नहीं करते भाई, अलग अलग प्राप्त करते हैं। जैसे ऊपर वाले ने कहा आपने 20 महीने में सीख ली टेलीग्राफी की स्पीच, सिया ने 26 महीने में सीख ली, क्या पता मैंने 20 महीने में यहाँ पर सीखी हो, क्या पता आप लोगों ने किसी और समय पर यहाँ पर सीखी हो। तो ये किसको दर्शाता है? ये आपके दर्शाता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस को। तो भाई दोनों गलत है यहाँ पर आपके, अभी खत्म होगा कारण दोनों असत्य है, दोनों के दोनों गलत आपके सामने हो जाएंगे। क्या? दोनों के दोनों गलत यहाँ पर आपके सामने से हो जाएंगे, ठीक है। सर में डी दी हुई है, देखिए यार आज भी तुम कितने गलत आंसर दे रहे हो। कुछ कैंडिडेट ने यहाँ पर बहुत सही आंसर दिया, फोर्थ दोनों गलत है। ये आपने अभी खत्म को सत्य कैसे मान लिया? क्या डेवलपमेंट लेट हो गया? एक बात होती है, जैसे अगर हम बात करते हैं, जैसे बच्चा रेंगना शुरू करता है, क्रोलिंग, ठीक है, आप क्रोलिंग की जो ऑफिशियल जो टाइम दिया हुआ है, वो ऑफिशियल टाइम दिया हुआ है कि 7 महीने से लेकर 10 महीने तक का बच्चा क्रोलिंग यानी कि रेंगना शुरू कर देता है। छोटा बच्चा जैसे ऐसे जमीन पर रेंगना शुरू कर देता है, अरे तो कोई 7 महीने में करना शुरू कर देता है, 8 में, 9 में, 10 में, 11 में, 12 में, किसी से तो 14 महीने भी हो जाते हैं, तब भी उसको रेंगने में दिक्कत होती है। इसका मतलब ये नहीं डेवलपमेंट डिले हो गया, वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस की वजह से होता है। और इंडिविजुअल डिफरेंसेस में किसकी वजह से? दोनों फैक्टर, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट, जिसकी वजह से देखने को मिलता है। आंसर सही लगाओ, सही लगाओ। दो आंसर आप लोगों ने गलत दे दिए और जो कि इतने बड़े लेवल के थे भी नहीं। बाकी कैंडिडेट यहाँ पर बिल्कुल सही दे रहे हो। ध्यान लगाओ, क्वेश्चन के ऊपर ध्यान लगाओ। मुझे इन दो क्वेश्चन के जो आपने आंसर दिए, मुझे बड़ा बुरा फील हो रहा है। मुझे ऐसी उम्मीद थी कि आप लोग इसको बहुत चुटकियों में दे दोगे, आपकी परसेंटेज बहुत ज्यादा होगी आंसर देने में, ठीक है। दिल में दुखाओ भाई, आंसर सही दो, ध्यान से पढ़ के दो। अगला देखते हैं नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर क्या दिया हुआ है। देखिए अगर क्लास में बफरिंग हुई है तो दोबारा आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, ये YouTube का ग्लिच रोज चल रहा है उस समय से, तो आपकी बफरिंग खत्म हो जाएगी। अगला क्वेश्चन कहता है कि 5 वर्ष का एक बच्चा है, वो परायण मिल्क में से क्या कर सकता है? बताओ भाई 5 वर्ष का बच्चा क्या कर सकता है? पहला, कारणों और उनके प्रभाव के बारे में वैज्ञानिक ढंग से परिकल्पना कर सकता है। नहीं भाई, साइंटिफिक तरीके से सोचना, कारणों के बारे में पता लगाना, हाइपोथेसिस कल्पना करता है जो बच्चा, वो लगभग 10-11 साल का बच्चा करना शुरू कर देता है। जैसे आपने पियाजी की, आपने अभी सिद्धांत के बारे में पढ़ा, तो जो आपकी लास्ट वाली स्टेज है, मूर्त यानी फॉर्मल, जो आपकी औपचारिक वाली स्टेज है, 11 साल से प्लस वाली की स्टेज है, उसमें बच्चा वाला काम करना शुरू करता है, 5 साल का नहीं करता, तो गलत हो जाएगा। दूसरा, किसी भी घटना की वैज्ञानिक जांच के लिए जटिल प्रयोगों की रचना करता नहीं करता भाई कोई घटना उसके सामने यहाँ पर होगी तो उसकी जो जांच होती है उसके बारे में सोच विचार यहाँ पर करता है। जो आसान चीजें रहेगी ना, जो सरल चीजें रहेगी, उनके बारे में बच्चा सिर्फ करना शुरू करता है, जटिल यानी कठिन के बारे में नहीं करता। ये अगेन आपका चौथी वाली में आ जाएगा, ठीक है। अगला कहता है कि प्रतीकात्मक, बिल्कुल प्रतीकात्मक चिंतन या प्रतीकात्मक या सिंबॉलिक थॉट बच्चों को आ जाती है, यानी माइंड के अंदर कोई प्रतीक बना लेता है। जैसे मैंने आपसे कहा था, जैसे लाइक रेलगाड़ी बना लिया तो उसकी जगह चुक 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 उसकी आवाज निकालता है, चलता हुआ जाता है। मान लीजिए बाइक होती है तो बाइक की आवाज निकालता है, पी मेरी बाइक आई, पी, जबकि रियल में नहीं है, मतलब डिलेड इमिटेशन जो आप उसको बोलते हो, तो ये करना शुरू कर देता है। बट अमूर्त तर्क यानी कि एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग ये बच्चा नहीं करता, ये बच्चा अगेन आपका चौथी वाली प्याजी की चौथी वाली अवस्था में करता है, तो ये भी गलत हो गया। फोर कहता है लक्ष्य उन्मुख व्यवहार करना शुरू कर देता है, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, यानी जो भी बच्चे का गोल होता है उसके प्रति व्यवहार करना शुरू कर देता है। बिल्कुल ठीक बात है। आप लोगों ने देखा होगा आपके सामने 2-3 साल का बच्चा है, आप उसको बेड पर बैठा दो, ठीक है, एक एग्जांपल ले रहा हूं, ऑथेंटिक बुक का एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है, एनएस के अंदर आपका एग्जांपल दिया होता है, एक बेड के ऊपर बच्चों को बैठा दिया, एक सिराने पर बच्चों को बैठाइए, दूसरी सिराने पर उसके खिलौने को रख दीजिए, तो पता बच्चा क्या काम करेगा? उस खिलौने को, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यवहार करेगा, वो कपड़े को ऐसे खींचना शुरू कर देता है ताकि वो खिलौना उसकी तरफ यहाँ पर आ जाए, या उसको पाने के लिए उसकी तरफ चलना शुरू कर देता है, एक्टिविटी करना शुरू कर देता है। यानी जो भी बच्चे का गोल होता है उसके प्रति वो व्यवहार करना शुरू कर देता है। जैसे आपका गोल एग्जाम पास करना, तो आपने व्यवहार करना शुरू कर दिया, सारी मैराथन देख ली, सारी वो क्लास देख ली, बैच के थ्रू पढ़े, नोट्स के थ्रू आप लोग पढ़े, तो ये गोल डायरेक्टेड बिहेवियर जो बच्चा 2 साल के आसपास में करता है। देखिए कॉन्ट्रडिक्शन आपको बताता हूं, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, ठीक है, ध्यान से सुनना, देखो सीबीएसई का वो देखना दिमाग कितना बेकार दिमाग है। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर बच्चा सेस उसमें करता है, जो सेंसरी मोटर स्टेज होती है, पहली वाली स्टेज 2 साल के आसपास में इसको करता है। और कभी-कभी जैसे मैंने कहा कि कभी-कभी इसको मान लिया जाता है प्री ऑपरेशनल स्टेज, इसको मान लिया जाता है। सीबीएसई ने गोल डायरेक्टेड बिहेवियर को एक बार माना सेंसरी मोटर स्टेज के अंदर, एक बार माना इसको प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर। अब बच्चा किसको माने? मालिक ये तो बता दो। अब सीबीएसई वालों से पूछो कि मालिक हाथ जोड़कर हमें ये बता दो, एक स्टेज में बता दो। ऑफिशियल तौर पर सेंसरी मोटर स्टेज है, लेकिन सीबीएसई वाले भाई इसको प्री ऑपरेशनल में भी मान चुके हैं। अब बताओ क्या है? इससे बढ़िया तो क्वेश्चन पेपर मैं ही सेट कर देता हूं, कम से कम आप मेरे 100 क्वेश्चन के अंदर भी किसी ने गलती नहीं निकाली होगी, आप लोगों ने इतने सटीक और इतने बढ़िया लैंग्वेज के साथ दिए होंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर बच्चा 2 साल के आसपास करना शुरू कर देता है, 5 साल में उसको कर लेगा। और साथ के साथ प्रतीकात्मक यानी कि सिंबॉलिक जो खेल होते हैं वो खेलना शुरू कर देता है। सिंबॉलिक खेल कैसे? चोर पुलिस का, तो चोर पुलिस का उसके माइंड के अंदर सिंबल यानी कि चिन्ह है, उसके साथ एक्टिंग करता है, मैं पुलिस वालों में तुझे गोली मारूंगा, मैं तुझे पकड़ूंगा। तो ये 5 साल का बच्चा ये वाला चीजों को करना शुरू कर देता है। आंसर नंबर 4 आपके सामने सही हो जाएगा। क्या 4 आंसर आपके सामने सही हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल ठीक। इसके बारे में तो बिल्कुल ठीक आप लोगों ने बताया है और समझ गए सीबीएसई वालों की बुद्धि क्या काम करती है, किस प्रकार से क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर चीजें की तरफ से देखने को मिलती है। दिक्कत ये मैं कई सारे क्वेश्चन चैलेंज करवाता हूं, कई सारे क्वेश्चन चैलेंज करवाता हूं, उसमें से कुछ ही ठीक करती है भाई, बाकी में अपनी मनमानी करती है, कर लो भाई इनका क्या करोगे, ठीक है। चलिए मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे जिसमें हम लोग आप लोग कुछ कर ही नहीं सकते, उसमें सीबीएसई कुछ करेगा, ठीक है। तो हम लोग सिर्फ क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हैं, चैलेंज आपको करने एग्जाम के बाद सारे जितने भी टीचिंग एग्जाम होते हैं ना, सभी में ज्यादातर क्वेश्चन को मैं चैलेंज करवाता हूं अपनी तरफ से, क्योंकि आपको पता है बोर्ड आपसे पैसा मांगता है और आपके पैसे डूब जाते हैं तो आपके ऊपर लोड पड़ता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, ये क्वेश्चन कहता है कि आदित्य वो 11 वर्ष का एक बालक है जिसमें असाधारण चित्रकला क्षमता है, यानी कि उसके अंदर आर्ट वाली एबिलिटी यानी कि कलात्मक क्षमता है, आर्ट की क्षमता है, यानी आर्ट कला बनाता है, कोई बहुत बढ़िया पेंटिंग बनाता है, बहुत बढ़िया ड्राइंग यहाँ पर बनाता है। उसके माता पिता भी कुशल चित्रकार है, यानी कि माता पिता भी उसके बहुत बढ़िया क्या है, पेंटर है, तो उनसे ये योग्यता उसके अंदर यहाँ पर आ रही होगी, बिल्कुल आ रही होगी। और वे उसे विद्यालय यानी कि स्कूल के बाद चित्रकला का परीक्षण क्लासरूम में उसको भेजते हैं, यानी कि चित्रकला की ट्रेनिंग के लिए उसको क्लासरूम में भेजते हैं। तो भाई जब उसको क्लासरूम में उसकी ट्रेनिंग के लिए यहाँ पर भेज रहे हैं, इसका मतलब उसको एक अच्छा एनवायरनमेंट यहाँ पर दिया जा रहा है। तो जन्मजात क्षमता उसके अंदर क्यों? क्योंकि माता पिता उसके पेंटर थे, उसकी जन्मजात क्षमता की वजह से उसको अच्छा एनवायरनमेंट दे दिया तो वो और ज्यादा निपुण हो गया। तो आदित्य की जो क्षमता है, कौन सी क्षमता? जो चित्रकला की जो क्षमता है, वो किसके परस्पर प्रभाव का परिणाम है? तो भाई दोनों पॉइंट मैंने बता दिए, एक जन्मजात क्षमता थी जो उसके मां-बाप के अंदर थी और उससे वो आपकी ट्रांसफर होकर आदित्य के अंदर आई, तो यानी कि हेरिडिटी हो गई। और उसके बाद क्लास में उसको ट्रेनिंग के लिए भेज दिया, एक उसको अच्छा एनवायरनमेंट दे दिया, तो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट, तो उसका बच्चे का जो डेवलपमेंट हुआ किसके? हेरिडिटी और एनवायरनमेंट की परस्पर क्रियाओं की वजह से हुआ। तो आंसर नंबर आपका क्या हो जाएगा? आंसर नंबर आपका थर्ड, आनुवंशिकता और पर्यावरण। थर्ड आंसर यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। क्या थर्ड आंसर यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा, समझ गए आप लोग इसके बारे में, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? सर पीएनआर नंबर दर्शाता है पैसेंजर नंबर रिकॉर्ड, आप एक पुरानी वीडियो में बताया जब मिस्टर पैसेंजर नेम रिकॉर्ड हो रहा है। जो पीएनआर के बारे में आप लोग यहाँ पर सोच रहे हो ना, ठीक है, मैं आपको एक चीज यहाँ पर बता देता हूँ, इसके ऊपर दुनिया भर की रिसर्च करी, दुनिया भर के सीबीएसई के मंथन यहाँ पर करा। तो मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब मैं बहुत बड़ी चीज आपको बता रहा हूँ, जो मैंने क्लास के अंदर पीएनआर के नंबर बताया ना, वही पीएनआर की जो ऑथेंटिक जानकारी है, ठीक है। तो जो पीएनआर के बारे में मतलब 20 साल बच्चे पूछ रहे हैं, तो जो पीएनआर नंबर के बारे में पूछ रहे हैं वही है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, क्योंकि इसकी व्याख्या बहुत जगह अलग-अलग की गई है। मैंने ऑथेंटिक सोर्स के माध्यम से वही पीएनआर के बारे में जानकारी दी जो आपने वीडियो में पढ़ी है, और वो ऑथेंटिक सोर्स के माध्यम से उसको सीबीएसई भी नहीं जुटा सकता, आपको बता देता हूँ। लेकिन अलग-अलग बुक्स के अंदर अलग-अलग जगह अलग-अलग जानकारी है, तो शायद ऐसा हो सकता है कि वो कॉन्ट्रडिक्शन हो जाए, लेकिन पीएनआर नंबर जो मैंने आपको बताया वही होता है, ठीक है। ये ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें बहुत सारे अलग-अलग टीचर भी कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि जानकारी अलग-अलग चीजों के ऊपर होती है, तो इसको पर रिसर्च करना पड़ता है। मैंने कहा सीबीएसई मनमानी करता है, इसमें किसी दूसरी टीचर की गलती नहीं होती, वो कई क्वेश्चन के अंदर मनमानी करता है, कर लो भाई क्या करोगे इनका, ठीक है।
ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अभी कहते हैं यानी कि एजर्सन आपके सामने क्या दिया हुआ है, जरा नजर डालते हैं एजर्सन के ऊपर। ये कहता है आपके सामने कि कुछ संस्कृतियों में आयु की सीमा पार होने पर उनमें मासिक धर्म यानी जो पीरियड्स आना शुरू हो जाते हैं फीमेल्स के अंदर, उसको उत्सव के रूप में मनाया जाता है, जबकि अन्य संस्कृतियों में इसे गुप्त रखा जाता है। देखिए बिल्कुल ठीक बात है। जैसे मैं एक उसकी बात कर रहा था, उड़ीसा के अंदर एक त्योहार मनाया जाता है, मैं नाम भूल गया उसका, ठीक है। और अगर मेरी जानकारी ठीक है, आप बता सकते हो कौन कौन उड़ीसा वाले कैंडिडेट बताना कि जब फीमेल्स के अंदर पीरियड्स आ जाते हैं तो मतलब उसको एक उत्सव की तरह, मतलब इसको कल्चर, एक पवित्रता के रूप में मनाते हैं, ठीक है। इसको ऐसे छिपाते नहीं है, मतलब नीचे नजरों से नहीं देखते भाई, बायोलॉजिकल होता है, हर किसी के अंदर होता है, ठीक है। और जैसे मैं इसको माना था, आसाम के अंदर आप लोगों को पता होगा कामाख्या देवी मंदिर है, तो जितने भी लोग मेरी वीडियो आसाम के अंदर देख रहे हैं, ठीक है, तो आपके यहाँ पर शायद एक मेला लगता है, अम्बुबच्ची वाला मेला, ठीक है। मेरी जानकारी थोड़ी बढ़ाई है इसके बारे में, मेरी जानकारी बढ़ी, क्या पता मैं थोड़ा गलत हो सकता हूं, तो क्या अम्बुबच्ची मेला इससे संबंधित है या नहीं है, वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। जो आसाम यानी कि नॉर्थ ईस्ट वाले कैंडिडेट है वो बता देंगे। तो देखिए हमारे देश के अंदर कई तो इसको पवित्रता के रूप में माना जाता है, इसको फेस्टिवल के रूप में माना जाता है, उत्सव के रूप में माना जाता है, और कई जगह इसको गुप्त रखा जाता है, चुप रहो। इनफैक्ट किचन के अंदर भी फीमेल्स को नहीं जाने दिया जाता, नहीं किचन में नहीं जा सकती, भगवान के दर्शन करने तक नहीं दिया जाता, नहीं भगवान के दर्शन नहीं करने तुमको, ऐसे गुप्त रखा जाता है। पता नेपाल के अंदर एक बहुत गंदी प्रथा थी, उस गंदी प्रथा को फिलहाल सरकार द्वारा बंद कर दिया गया, और जो नेपाल से सटे हुए जो राज्य होंगे, वो जिले होंगे, वो इसके बारे में आप बता देंगे। देखिए नेपाल में क्या था, जब भी फीमेल को पीरियड्स आएंगे तो 3-4 दिन के लिए उनको अकेले छोड़ देते थे, जंगल में चले जाओ, हमारे पास मत आओ। ऐसी प्रथा भी चली हुई है, जिनको बंद करना बहुत ज्यादा जरूरी है भाई, बायोलॉजिकल होता है, हर किसी के अंदर यहाँ पर होता है। तो ये बिल्कुल ठीक बात है कि अलग अलग कल्चर में अलग अलग प्रकार के डेवलपमेंट को अलग अलग प्रकार से देखा जाता है, उसको यहाँ पर बढ़ाया जाता है, ठीक है। तो ये वाली बात बिल्कुल ठीक है, एजर्सन बिल्कुल ठीक है। रीजन यानी कि कारण दिया है कि बच्चों के जो विकासात्मक अनुभव यहाँ पर होते हैं, यानी कि उनके डेवलपमेंट के जो एक्सपीरियंस यहाँ पर होते हैं, उनके सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ पर निर्भर करके अलग अलग होते हैं, बिल्कुल ठीक बात है, अलग अलग होते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस की वजह से होते हैं। तो बच्चे के जो डेवलपमेंट होता है उसके समाज और संस्कृति पर यहाँ पर निर्भर होता है, तो बिल्कुल ठीक बात है। और इन्हीं अलग अलग होने की वजह से किसी समाज संस्कृति में पीरियड्स को अच्छा माना जाता है, उत्साह के रूप में माना जाता है, किसी को गुप्त रखा जाता है। तो भाई दोनों सत्य है और दोनों एक दूसरे से संबंधित है, तो यानी कि दोनों एक दूसरे की सही व्याख्या भी करें। फर्स्ट आंसर आपका सही हो जाएगा, फर्स्ट आंसर आपका सही हो जाएगा। और उड़ीसा और जो असम या नॉर्थ ईस्ट के कैंडिडेट क्या बात है, मैंने बिल्कुल ठीक बताइए, वो मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग यहाँ पर बताइए, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताइए। तमिलनाडु में भी होता है, तमिलनाडु का नहीं पता मुझे, राइट सर सोनी शर्मा यहाँ पर कह रही है, ठीक है। मैं हूं नेपाल के बगल से भी, बट आइडिया नहीं है, ठीक है भाई। आंध्र प्रदेश में इसे उत्सव के रूप में मनाया जाता है, बिल्कुल ठीक बात है। और किस रूप में, कामाख्या मंदिर में पूजा भी होती है सर जी, बिल्कुल ठीक है, कामाख्या मंदिर मुझे पता है, ठीक है। अम्बुबच्ची मेला मैंने पूछा, उसके बारे में मुझे जानकारी दीजिए थोड़ा, ठीक है। चलिए बात आप लोग यहाँ पर समझिए, जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, तो भाई जैसा समाज जैसी संस्कृति वैसी बच्चे का डेवलपमेंट हो जाएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि लेव वाइगोस्की के अनुसार जो बच्चों की जो आपकी भाषा होती है और जो सोच होती है, अगेन क्वेश्चन आपके सामने किससे है, क्वेश्चन आपके सामने लैंग्वेज और थॉट से है, जिसमें दो मनोवैज्ञानिक कॉन्ट्रडिक्शन करते हैं, विरोधाभासी दोनों एक दूसरे को, कौन कौन, पियाजे और वाइगोस्की, ठीक है। तो उसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब देखो वाइगोस्की के हिसाब से पूछा है, लेव वाइगोस्की ने सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत में जो सबसे महत्वपूर्ण माना, वो किसको माना, वो भाषा को सबसे महत्वपूर्ण माना, एक कल्चरल टूल के रूप में माना, एक साइकोलॉजिकल टूल के रूप में माना, कि भाई अगर हमें बच्चे का संज्ञानात्मक विकास करना है और समाज और संस्कृति से इंटरेक्शन करना है, तो इंटरेक्शन करने के लिए हमें कोई साधन तो चाहिए ना। उसी साधन को, उसी कल्चरल टूल को इन्होंने क्या नाम दिया, भाषा, की भाषा बहुत जरूरी है। इन्होंने भाषा को महत्वपूर्ण माना, चिंतन को इतना महत्वपूर्ण नहीं माना। पियाजे ने चिंतन को महत्वपूर्ण माना, भाषा को महत्वपूर्ण ज्यादा नहीं माना, ठीक है। बताओ भाई कौन सा सही है। पहला पहला कहता है आपके सामने, अच्छा सही नहीं है भाई, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, कौन सा सही नहीं है, क्वेश्चन नेगेटिव पूछा है। पहला कि भाषा का बच्चों के जो सब नियमन होता है, यानी कि जो बच्चा खुद को सेल्फ रेगुलेट यहाँ पर कर रहा होता है, उसमें कोई योगदान नहीं है, गलत भाई। आपने देखा बच्चे की 3 प्रकार की स्पीच उन्होंने बताई, सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच और इनर स्पीच। तो यहाँ पर आपकी तीनों स्पीच होती है, बच्चा अपने आप काम को रेगुलेट कर रहा होता है। जैसे मान लीजिए आप इस क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, जैसे मैं पढ़ रहा हूं, ले वाइगोस्की के अनुसार बच्चों की भाषा और तो मैं यहाँ पर बोल भी रहा हूँ, भाषा का यूज कर रहा हूँ और साथ के साथ चिंतन भी कर रहा हूँ। एक बच्चा होता है जो मनीमन क्वेश्चन को पढ़ता है, जैसे आप लोग मनीमन क्वेश्चन को पढ़ रहे, बोल के नहीं पढ़ रहे और अपने इसका आंसर भी सही लगा रहे हो, तो आपकी इनर स्पीच होती है। तो भाई भाषा का बच्चों के खुद को रेगुलेट करने में, खुद के अपने काम को करने में कोई योगदान नहीं होता है, वाली बात गलत है भाई, योगदान होता है, बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो ये तो आपका नेगेटिव है, ठीक है। दूसरा, बच्चों की जो सब निर्देशात्मक बात यहाँ पर होती है, यानी कि सेल्फ डायरेक्टेड टॉक यहाँ पर बात हुई है, जो खुद से यहाँ पर बच्चा टॉक करता है, लाइक प्राइवेट स्पीच करता है, इनर स्पीच यहाँ पर करता है, केवल उनके अहम केंद्रित व्यवहार को दर्शाती है, केवल इनके इगोसेंट्रिक बिहेवियर को दर्शाती है, जी नहीं। अगर मान लीजिए हम लोग यहाँ पर बात करें कि बच्चे की इनर स्पीच है, तो उसकी इगोसेंट्रिक को नहीं दर्शाएगी, तो ये भी आपके सामने यहाँ पर गलत हो जाएगा, ठीक है, गलत हो जाएगा। हाँ, अगला देखते हैं, अगले के बाद में कौन सा आपके सामने दिया हुआ है। अगला कहता है कि बच्चों की जो आंतरिक वाणी है, आंतरिक वाणी यानी इनर स्पीच, तीसरे नंबर वाली, यानी कि मनी मन इनर, यानी कि अंदर अंदर यहाँ पर क्वेश्चन को जैसे आप लोग पढ़ रहे हो उसका आंसर दे रहे हो, तो बच्चों की जो इनर स्पीच है वो मौखिक सोच का आंतरिक स्तर पर प्रदर्शित करती है, ठीक है, आंतरिक प्रदर्शित करती है, ये वाली बात बिल्कुल ठीक है भाई। जैसे हम लोग बोलते हैं तो बोलने की जगह मनी मन यहाँ पर सोच रहे हैं और अपने काम को कर रहे हैं, तो बच्चों की इनर स्पीच मौखिक सोच का, जो उसकी मौखिक सोच है, बोलने वाली सोच है, उसका आंतरिक स्तर प्रदर्शित यहाँ पर करती है, ये तो भाई ठीक है, तो पॉजिटिव है ना। अगला, बच्चों के विचारों को शब्दों में व्यक्त करना उनकी समस्या समाधान क्षमता को बाधित नहीं करता। भाई बच्चे के जो भी विचार, मेरे माइंड के अंदर विचार आ रहे हैं, मुझे आपको ले वाइगोस्की का कंसेप्ट बताना है, तो इन विचारों को शब्दों में व्यक्त करने के लिए मुझे भाषा चाहिए ना, जिसकी वजह से समस्या समाधान, जिसकी वजह से क्वेश्चन का आंसर बता पाओ, ये चीज आपको समझा पाओ, ठीक है। तो ये भी आपके सामने यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आपके सामने नेगेटिव कितने हैं, ये वाला नेगेटिव है, दूसरा वाला नेगेटिव है, चौथा वाला नेगेटिव है, यानी कि सेकंड आंसर इसका सही हो जाएगा। सेकंड आंसर इसका आपके सामने सही हो जाएगा। कितने लोग सेकंड के साथ जा रहे हैं, ज्यादातर लोग यहाँ पर सेकंड के साथ जा रहे हैं, बहुत ही बढ़िया जा रहे हैं, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है कि एक बाल केंद्रित कक्षा यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम की बात हो रही है, उसमें क्या होगा भाई, यानी बाल केंद्रित कक्षा यानी रचनावाद वाली क्लासरूम की बात हो रही है, क्या होगा। पहला पहला दिया हुआ है कि विभिन्न प्रकार के संसाधनों की व्यवस्था यहाँ पर होगी, बिल्कुल ठीक बात है, पॉजिटिव बात है, जैसा बच्चा उसके हिसाब से उसको संसाधन देने की यहाँ पर बात होगी। सेकंड कहता है लचीले समूह का उपयोग होगा, बिल्कुल ठीक बात है भाई। अगर ग्रुप की बात करी जाए, बच्चों के लिए यहाँ पर टेक्स्ट बुक की बात करी जाए, पाठ्य पुस्तकों की बात करी जाए, बच्चों के लिए यहाँ पर पाठ्यचर्या या पाठ्यक्रम की बात की जाए, भाई वो सभी बच्चों के हिसाब से होगा। अगर जैसा बच्चा क्लास में दिव्यांग बच्चा है तो उसके हिसाब से आपको पाठ्यचर्या, टेक्स्ट बुक या जो भी संसाधन है वो आपको फ्लेक्सिबल यानी उसमें बदलाव करना पड़ेगा, ठीक है। तो लचीले समूह का उपयोग करना होगा, बिल्कुल ठीक बात है, लचीलापन तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को दर्शाता है, यानी कि बाल केंद्रित चीजों को दर्शाता है। तीसरा आपके सामने कहता है केवल पाठ्य पुस्तक को ही ज्ञान का स्रोत माना जाएगा और फिर टीचर कहा जाएंगे, उसके दोस्त कहा जाएंगे, जो उसके पीयर ग्रुप यहाँ होते हैं और जो बाकी अन्य एजेंसी होती है वो कहा जाएगी। तो पाठ्य पुस्तक नो डाउट आपका ज्ञान का स्रोत होता है, एकमात्र स्रोत नहीं होता, बहुत सारे स्रोत होते हैं, टीचर होता है, दोस्त यार होते हैं, बाकी और लाइक कुछ नोट्स वगैरह हो सकते हैं उसके, और अन्य किताबें हो सकती है, तो ये नेगेटिव आपके सामने। फोर्थ कहता है कि बच्चे सक्रिय प्रतिभागी होंगे, बिल्कुल ठीक बात है, जब भी बच्चा एक्टिव पार्टिसिपेशन करेगा, खुद से खोजबीन करेगा, सीखेगा, खुद के ज्ञान की रचना करेगा, तो बाल केंद्रित शिक्षा को दर्शाएगा, ये भी आपके सामने ठीक है। फोर्थ कहता है कठोर रूप से निर्धारित पाठ्यक्रम कठोर नहीं होने चाहिए, पाठ्यक्रम लचीला होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, पाठ्यक्रम आपका फ्लेक्सिबल यानी कि लचीला होना चाहिए, इसका पालन होगा, इसका पालन नहीं होगा, और केवल समाप्ति मूल्यांकन किया जाएगा, समेटिव असेसमेंट नहीं, उन बच्चों के लिए किया जाएगा, आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट किया जाएगा, क्या फॉर्मेटिव असेसमेंट यहाँ पर बच्चों के लिए किया जाएगा। तो फ्रेंड्स इसमें पूछा बाल केंद्रित कक्षा में क्या होगा, तो पहले वाला पॉजिटिव है, दूसरा वाला पॉजिटिव है, और एक और पॉजिटिव है, एक और पॉजिटिव है, ये वाला पॉजिटिव है, तो पहला दूसरा चौथा, पहला दूसरा चौथा, आंसर नंबर फर्स्ट आपके सामने यहाँ पर सही हो जाएगा, क्या आंसर नंबर फर्स्ट यहाँ पर आपके सामने सही हो जाएगा, जो कि बिल्कुल ठीक जा रहे हो। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, और फ्रेंड्स पढ़ने पढ़ाने हमारी आज लास्ट क्लास है, जितने भी आपके पास ग्रुप है, किसी भी ग्रुप में आप जुड़ो, क्लास को शेयर कर दीजिए, ठीक है। और जितने भी लोग चैनल से जुड़े तो तुरंत बराबर में सब्सक्राइब का बटन को साथ के साथ दबा दिया करो, ठीक है, ताकि आपको टाइम पर नोटिफिकेशन आ जाए, आगे के एग्जाम की तैयारी में आप यहाँ पर इसी तरीके से कराओ, तो साथ के साथ सब्सक्राइब का बटन दबा दिया करो, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है, क्या कहता है, नजर डालते हैं। बुद्धि लब्धि यानी कि आईक्यू परीक्षण की बात हुई है, उसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। अब देखिए जब भी हम लोग मान लीजिए आईक्यू निकालते हैं किसी भी बच्चे का या किसी भी व्यक्ति का, हमको आईक्यू निकालना हुआ तो हम लोग एक फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं, वो होता है MA/CA × 100, ठीक है। MA मतलब उसकी मेंटल एज होती है, ठीक है।
है, जो उसकी मानसिक आयु यहाँ पर होती है। सीए मतलब जो उसकी क्रोनोलॉजिकल एज यहाँ पर होती है, यानी कि उसकी वास्तविक आयु, रियल एज यहाँ पर होती है, इनटू 100। बताओ किसका आईक्यू निकालना है? सोनू तेरा आईक्यू निकाल भाई, सोनू का आईक्यू निकाल, बताओ सोनू का आईक्यू निकालते हैं। बताओ भाई सोनू की उम्र कितनी है? सोनू को देखकर इसकी उम्र बताओ, सोनू की उम्र कितनी होगी? बताओ सोनू की उम्र कितनी है? तो मैं अपनी तरफ से लिख देता हूं, वैसे है नहीं इतने साल का, 20 साल लिख दिया, यानी जो इसकी क्रोनोलॉजिकल एज है, जो इसकी रियल एज है, जो वास्तविक आयु है, 20 साल लिख दिया, वैसे है नहीं भाई, ठीक है। 20 साल कितनी होगी सोनू की एज बताना भाई। और मेंटल एज किसकी लिखो, यानी जो इसकी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होती है, इंटेलेक्चुअल जो आपकी बुद्धि होती है, समझ कितनी है सोनू के अंदर, कितनी होगी? नंबर बताओ यहाँ पर। 30 लिख दो सोनू, 20 लिख दो, 10 लिख दो, 10 लिख रहा। बताओ सोनू ने खुद कहा भाई 10। सोनू ने अपने खुद मुझसे कहा कि मेरी इंटेलेक्चुअल वाली, यानी मेरी मेंटल एज जो है 10 है, इनटू 100 कर दिया। अब इसको सोल्व करना, 20 5 100 और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो सोनू का आईक्यू लेवल निकल रहा है 50। तो 50 भाई आपका जड़ बुद्धि के आसपास होता है सोनू। सोनू तेरा आईक्यू लेवल 50 का है। तो भाई आपकी क्लासरूम में आज आपके सोनू भाई की बेइज्जती हो रही है। सोनू भाई ने अपना आईक्यू लेवल निकाला 50 का, ठीक है। मान लीजिए मुझे निकालना है, तो जैसे मान लो मेरी एज 20 है, मैंने भी अपनी 20 मान ली, ठीक है। मेंटल एज मैंने मान ली अपनी 30 मान ली, 30 मान ली इनटू 100। अब मेरा आईक्यू कितना निकला? 20 5 100 5 15। देख सोनू, ये होता है आईक्यू लेवल, ये होता है जो गिफ्टेड लोगों के बीच में होता है, जो प्रतिभाशाली लोगों के अंदर होता है, जो हाई टैलेंटेड होते हैं, ठीक है। इन लोगों का आईक्यू होता है, समझिए। आज सोनू तेरी बेइज्जती होगी, तो ध्यान रखना, आज ध्यान रखना, जो आपके सामने आईक्यू टेस्ट होते हैं ना, तो ये आईक्यू टेस्ट कभी वैलिड नहीं होते, कभी ठीक नहीं होते। अभी मैं कहना सर आपकी भी जड़ बुद्धि है, सोनू भाई भी प्रतिभाशाली हो सकता है भाई। आज के टेस्ट के अंदर मान लीजिए 30 में से 25 लेकर आ गए, और अगले को मैंने कोई टेस्ट किया उसमें मात्र 15 लेकर आ गए, तो मैं क्या मानूंगा? आज के टेस्ट के अंदर आप लोग मान लीजिए 10 नंबर लेकर आ गए, और सीटेट वाले क्वेश्चन के अंदर पूरे में से लेकर आ गए, तो भाई मैं क्या मानूंगा? आईक्यू टेस्ट के अंदर जो नंबर होता है ना, जिसको सीबीएसई ने एक बार पूछा कि जो यहाँ पर आपके नंबर होते हैं वो कैसे होते हैं, अस्थिर होते हैं, वो नंबर के बाद में बात करिए, जो नंबर आया चाहे सोनू का आया हो चाहे मेरे वाला हो, जो यहाँ पे अस्थिर होता है, यानी कि बदलाव होता है। भाई एक ही होना चाहिए ना कि भाई टैलेंटेड बच्चा है, कोई सा भी टेस्ट ले लो लगभग बराबर ही नंबर आते हैं। इतना फेरबदल कैसा आता है? क्यों ये फेरबदल आता है? क्योंकि भाई संस्कृति, जो कल्चर होता है, जो भाषा होती है, उसका प्रभाव इसके ऊपर पड़ता है। मैंने आपको कई बार बताया हुआ है। जैसे मैं क्योंकि मुझे सिर्फ हिंदी आती, इंग्लिश नहीं आती, तो भाई अगर मेरे सामने सारे 30 क्वेश्चन हिंदी में आएंगे तभी मैं आंसर दे पाऊंगा, अगर इंग्लिश में आगे तो नहीं दे पाऊंगा। एक बच्चे ने कहा कि मुझे बस इंग्लिश आती, हिंदी नहीं आती, तो सारे क्वेश्चन उसको इंग्लिश में दिए जाएंगे तभी वो सारे सोल्व कर पाएगा। अच्छा बच्चे को आते सारे क्वेश्चन है, लेकिन अपनी लैंग्वेज की वजह से उसको सोल्व नहीं कर पा रहा है, यानी कि भाषा का, संस्कृत का प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए इस वाले में देखने को मिलता है पक्षपात, बायस होते हैं। जो आईक्यू टेस्ट होते हैं ना, ये बायस होते, ठीक नहीं होते, वैलिड नहीं माने जाते। तो आईक्यू के परीक्षण में या कह सकते हो आईक्यू परीक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला, वे बहुत व्यापक तरीके से बुद्धि को मापते नहीं, मापते भाई बुद्धि को। हमारे सोनू को जड़ बुद्धि के आसपास का बता दिया, क्या ये वाली बात बिल्कुल ठीक है? इसको तो मैं बिल्कुल ठीक भी मान लूंगा, ठीक है, इसको तो मान भी लूंगा तभी ठीक। दूसरा कहता है बुद्धि लब्धि परीक्षणों में मापने की एक निश्चित प्रकार की त्रुटि, एक निश्चित प्रकार की गलती है। कौन सी गलती है? जिस पर बच्चे की भाषा, उसकी संस्कृति, उसके वातावरण को नजरअंदाज यहाँ पर किया जाता है, ठीक है, ये गलती है। तो ये वाला बिल्कुल ठीक है। बुद्धि लब्धि परीक्षण किसी भी प्रकार के सांस्कृतिक पूर्वाग्रह से मुक्त नहीं होते, ग्रसित होते हैं, ठीक है, ग्रसित होते हैं, इससे ग्रसित यहाँ पर होते हैं। फोर्थ, बुद्धि लब्धि परीक्षण हमेशा अत्यधिक विश्वसनीय होते हैं। अगर अत्यधिक विश्वसनीय है तो भाई सोनू आज तो जड़ बुद्धि के आसपास का ये ऑप्शन कह जाएगा, इसके साथ मना करा नहीं जाऊंगा भैया, ठीक है। तो आंसर इसमें सेकंड आंसर आपका सही हो जाएगा। क्या सेकंड आंसर आप लोगों का यहाँ पर सही हो जाएगा, जो कि बिल्कुल आप लोग यहाँ पर ठीक जा रहे हो, ठीक है। सर जी मेरा राइट है, ठीक है। आप तो तुझे भी रट्टू तोता बोल रहे हैं। चलिए बात करते हैं, फर्स्ट के साथ गए थे, अरे पोल तो ठीक दिया हो तुमने, एक बार नजर डाली, ठीक है। आज सोनू की फिर बनी भाई। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिया है, बताओ भाई। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिया है, क्या कहता है? ये कहता है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है आलोचनात्मक चिंतन, किसकी बात हुई है? यहाँ पर बात हुई है क्रिटिकल थिंकिंग की बात हुई है। बताओ भाई, क्रिटिकल थिंकिंग वाले छात्र जो आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे, जैसे मैं क्रिटिकल तौर पर नए नए क्वेश्चन लाता हूं, ठीक है। तो कितने लोगों ने देखे जो मैं नए नए क्वेश्चन बनाता हूं? देखो फ्रेंड्स, मैंने जो ना सीबीएसई के तर्ज के आधार पर, उसके सिलेबस पैटर्न के आधार पर मैंने अपनी महामैराथन क्लास के अंदर, सीडीपी की महामैराथन क्लास के अंदर आपके 100 क्वेश्चन कराए, बिल्कुल सारे नहीं। उसके बाद फिर मैं कुछ हार्ड क्वेश्चन भी बना के लाता हूं, क्यों? क्योंकि क्रिटिकल थिंकिंग करता हूं, रेडी ट्राई चीज नहीं लाता। और एक बात और बताऊं आपको, बहुत से कैंडिडेट के हमारे पास मैसेज आ रहे हैं, हमारी टीम के पास मैसेज आ रहे हैं, ये सब बहुत लोग आपसे जलते हैं, आपके खिलाफ वीडियो बनाते हैं, लेकिन आपसे सिर्फ एक बात कहूंगा, मैं इन चीजों में कभी पढ़ता नहीं ना, उस तरीके का, ठीक है। मैं आपसे एक बात कहूंगा, जब आपकी जॉब लगेगी ना, आपसे जलने वाले सबसे पहले आपके घर परिवार और आपके दुश्मन होंगे जो आपसे जलेंगे। जब भी कोई आदमी बढ़ता है या शिखर पर पहुंचा रहता है, उससे कोई जलता है, तो उनके ऊपर ध्यान नहीं देना। इन क्वेश्चन को बनाने में कितनी मेहनत लगती है मुझे पता है यहाँ पर। कितना एक एक शब्द को चेक करते हैं, जब कोई क्वेश्चन खुद से बनाया जाता है ना, एक एक शब्द को चेक करा जाता है, कई घंटे लगते हैं। सीडीपी की महामैराथन क्लास के अंदर 2 हफ्ते मुझे लगे, मैं भी प्रीवियस के क्वेश्चन उठा के लग दूंगा, सेम क्या होगा? आपको रटे हुए सीधा आंसर बना दोगे। नए क्वेश्चन में फंसते हो ना आप लोग, तो भाई मैं आपसे सिर्फ एक बात कहता हूं, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा कुछ बात होती है जब भी मेरे बारे में कोई अननेसेसरी वीडियो बनाता है और मेरे बारे में उठपटांग बोलता है कि बेकार की चीजें, ऐसी चीजें, वो चीजें, वो उसकी जलन को दर्शाता है, वही दर्शाता है कि भाई सारा बच्चा देश भर का सबसे ज्यादा इसके पास क्यों रहता है। ऐसी क्या वजह है? वजह ये है भाई मेहनत करनी होती है, मेहनत करनी होती है कंटेंट में, मेहनत करनी होती है अपने अपडेट करने में, और मेहनत करनी होती है तबियत खराब होने के बावजूद भी बच्चों के प्रति जिम्मेदारी निभाने में, इस वजह से रहता है। तो ध्यान रखना मेरी वाली बात को, जैसे आपको मेरे से जलने वाले बहुत मिलेंगे, उसी प्रकार से जब आप भी सक्सेस हासिल करोगे, अपने एग्जाम पास करोगे, नौकरी लोगे, देखना दुनिया भर के लोग आपसे जलने वाले मिलेंगे। क्या ऐसे लगेगा बहुत अच्छे है, बहुत अपने बहुत खुश हो रहे हैं, अंदर से पूरी जलन मिलेगी उन लोगों के अंदर, आप लोगों के प्रति, ठीक है। तो हमारा काम है जलने वाले को जलाना, अपना कंटेंट और बेहतर करना, बड़ी चीजें लेनी, जो हमारा काम है। फिर बच्चे पास होंगे, फिर नौकरी प्राप्त करेंगे, फिर बच्चा सचिन सर को ज्यादा पूछेगा, फिर लोग अपने आप जल जाएंगे। तो मैं मुझे जवाब नहीं देता, जवाब देना होता है अपने कंटेंट से, आप जवाब देना होता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, और आप लोग खुद उन लोगों की धुलाई कर देते हो, मैंने कई बार ऐसे बहुत कमेंट्स देखे, तो जिसके लिए मुझे कभी बोलने की जरूरत नहीं पड़ती ना भाई, मैं ऐसे कुछ बोलता ना, मुझे ऐसी किसी की ज्यादा बुराई करनी, ठीक है। तो भाई आलोचनात्मक चिंतन आपको बनना है, क्रिटिकल थिंकिंग वाला लर्नर बनना है। ऐसे नहीं कि क्वेश्चन उठाया उसी को रख लिया, उसको याद कर लिया, नए क्वेश्चन आएंगे तो फंस जाओगे, और पूरा का पूरा सीटेट का एग्जाम तो आपका कंसेप्चुअल है, इनफैक्ट आने वाले एग्जाम आपके बहुत कंसेप्चुअल है। तो क्रिटिकल थिंकिंग वाले लर्नर कैसे बनोगे? क्या मुख्य विशेषता होगी भाई? मुक्त अंत वाले पर्सन, यानी कि ओपन एंडेड, ओपन माइंडेड लिखा हुआ है, ओपन एंडेड इसको लिखना चाहिए। क्या ओपन एंडेड यहाँ पर लिखना चाहिए? मुक्त अंत वाले पर्सन, वे पर्सन जिसमें किसी प्रश्न का एक से ज्यादा आंसर होता है, एक से ज्यादा समाधान होते हैं, यानी कि बात होगी आपके सामने रचनात्मकता की बात हुई है। देखिए जहां पर भी रचनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी आ जाएगी, वो आपका क्रिटिकल थिंकिंग वाला हो जाएगा, यानी पॉजिटिव है। दूसरा, जब बच्चा जिज्ञासा करेगा, तीसरा वाला कंसेप्ट कैसा है? तो पहले कभी नहीं पढ़ा, मैं बताऊंगा बेटा, ये बहुत साल पहले पूछा जाता था, लेकिन जब सीटेट शुरू आया था 2011 के बाद से, ठीक है। तो इसके कंसेप्ट को भी मैंने थोड़ा लिया है कि भाई ये पिछले सीटेट में पूछा गया है और पहली बार आया, तो बच्चे में जिज्ञासा आई, पहली बार पूछा सीटेट में, मैंने हां पूछा है। तो जिसमें जिज्ञासा रहेगी, जो पूछताछ करेगा, वही क्रिटिकल थिंकिंग कर पाएगा। जो प्रश्न पूछेगा टीचर से, दोस्त से, अपने जो भी डाउट होंगे उनको स्पष्ट करेगा, उसमें क्रिटिकल थिंकिंग आ जाएगी। जो निर्देशों का अंधाधुंध पालन करेगा कि मैं प्रीवियस के क्वेश्चन कर लो, हो जाएगा भाई, नहीं होगा जब तक समझोगे नहीं उनको, वरना तो इतने बच्चे क्यों फेल होते हैं एग्जाम के अंदर, फिर बाद में बोला जाता है कि ये हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया। समझ विकसित करनी है, किसी भी कंसेप्ट को गहराई से समझना है, निर्देशों का एडिट पालन नहीं करना, फोर्थ परिकल्पना बनाना, खुद से हाइपोथेसिस बनाना, खुद से निर्माण करना, चीजों का खुद से प्रयोग करने की योजना बनाना, ये क्रिटिकल थिंकिंग वाले बच्चों के अंदर शामिल होता है। तो पहला, दूसरा, तीसरा और पांचवा, पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा, पहला, दूसरा, तीसरा और पांचवा, कहा पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा, पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा, आंसर नंबर थर्ड आपके सामने यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। आंसर नंबर थर्ड यहाँ पर सही हो जाएगा, जो कि बिल्कुल ठीक आप लोग जा रहे हो, वेरी गुड। सबसे ज्यादा लोग थर्ड के साथ यहाँ पर गए, और मेरे ख्याल से जो मैंने जवाब दिया, मैंने आज ये मैं ज्यादा नहीं देता, क्योंकि भाई बहुत साल हुए मुझे भी, और बहुत लोग पीछे पड़े रहते हैं, चाहे वो अपने हो कभी या कभी प्राय भी हो, दूसरे भी, तो मैं जवाब नहीं देता, मुझे सिर्फ इतना जवाब देना है। एक टीचर की अपनी भी खुद की मर्यादा होती है, ठीक है, उससे बाहर नहीं जाना। मैं सिर्फ बहुत ज्यादा तब किसी को जवाब देता हूं जब बहुत अति हो जाएगी किसी चीज। अदरवाइज मैं आपने वाली कहावत सुनिए, जब हाथी चलता है तो कौन भोगते हैं? बस आप साइड लगा सकते हो। और जब आप एग्जाम पास करोगे, आपको जो मिलेगी ना, तो पता है क्या लोग कहेंगे, इसमें तो तुक्के से हो गया, इसमें तो पैसे देकर पेपर को पास करोगे, आप मुंह बंद नहीं कर सकते। तो मुंह बंद करना आपको अपनी कामयाबी से सबसे बेस्ट तरीका है, उनके ऊपर ध्यान नहीं देना, अपनी मस्ती में चलते रहना आपको, ठीक है। और वही मैं भी चलता रहता हूं हमेशा। और सबसे मेरी बात है कि जब तक मेरे साथ मेरे कैंडिडेट आप लोग, जब तक मेरे साथ भगवान है, मुझे किसी की फर्क नहीं पड़ता क्या होना क्या नहीं होना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आपके सामने नेक्स्ट क्या है कि समस्या को हल करते समय, यानी प्रॉब्लम को सोल्व करते समय
एक छात्र वो समान प्रकार की पिछली समस्याओं का संदर्भ लेता है। समस्या आपके सामने क्या है? सर हमारा एग्जाम सीटेट का एग्जाम है, अब उसका सॉल्यूशन करना है। तो उसका सॉल्यूशन करते समय एक छात्र समान प्रकार की पिछली समस्या मान लीजिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, उसका संदर्भ लेता है, उसकी हेल्प लेता है, और वर्तमान समस्या क्या है? आपके सामने वर्तमान में क्वेश्चन है, इसको हल करता है, तो उसके लिए संकेत निकालता है, ये सीटेट में हेल्प करता है। तो यह किसका एग्जांपल है कि मुख्य समस्या को हल करने के लिए उससे मिलती जुलती जो उसकी पिछली समस्या हो या अभी की समस्या मिलती जुलती समस्या, लाइक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो गए, लाइक जो मेरी क्लास के अंदर नए वाले क्वेश्चन हो गए, ठीक है, जो मैं आपको कराता रहता हूं, ठीक है, तो ये सब मिलती जुलती आपकी समस्या है। जब आप इनको सोल्व करोगे, इनके कंसेप्ट समझोगे, तो मुख्य समस्या को हेल्प करने में आपको हेल्प मिलेगी, जिसको बोला जाता है एनालॉजिकल थिंकिंग। तो यहां पर कैसी थिंकिंग करो? थिंकिंग आपकी कब होती है? जब प्रॉब्लम आएगी, प्रॉब्लम आने पर सबसे पहली चीज होती है थिंकिंग। समस्या आने पर चिंतन होता है, समस्या खत्म तो चिंतन खत्म, पेपर पास, फिर चिंतन नहीं करोगे, ठीक है, तो एनालॉजिकल थिंकिंग हो जाएगी। देखो फंक्शनल फिक्सनेस समस्या के सिर्फ एक समाधान पर ध्यान केंद्रित करता है, ये नहीं होगा। कन्वर्जेंट थिंकिंग अभी सारी चिंतन समस्या के सिर्फ एक समाधान की बात करता है, ये नहीं होता, अब सारी चिंतन हो जाता है। वर्किंग बैकवर्ड स्ट्रेटजी ये हो जाता है। इसमें क्या होता है? इसमें किसी भी समस्या के समाधान के लिए अपनी कुछ प्रीवियस चीजों की हेल्प ले सकते हैं, मेन मिलती जुलती की भी नहीं लेते। जैसे हमने देखा, जैसे आपका सीटेट का एग्जाम है 7 और 8 फरवरी को, आपके सामने क्वेश्चन पेपर आ गया और आप क्वेश्चन के अंदर फंस गए, यार इसका क्या आंसर होगा, तो मैंने पढ़ा था, अरे सचिन सर ने बताया, तो एग्जांपल दिया और तुरंत मुझे आपको क्लू मिला, ठीक है, मतलब तुरंत आपको कुछ ऐसी मेरी बात, मेरा कुछ एग्जांपल मिला आपको, तो अरे यार यहाँ, और जैसे आंसर लगाते तुरंत निकलती यस, एक नंबर पक्का, ठीक है। तो वर्किंग बैकवर्ड स्ट्रेटजी। बट यहाँ पर एनालॉजिकल थिंकिंग की बात हो रही है, मिलती जुलती समस्या का समाधान करोगे तो मुख्य समस्या का समाधान आपका अपने पास हो जाएगा। तो कितने लोग वर्किंग बैकवर्ड का इस्तेमाल करोगे, करा है एग्जाम के अंदर, वो मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए, ठीक है। जैसे हाँ ये आंसर यस आ गया, कितने लोगों ने वाली फीलिंग करी है भाई, समस्या का समाधान कितने लोगों ने ऐसा करा है, वो मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर यहाँ पर बताइए, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, कथन यानी कि अजर्सन क्या कहता है, जरा उसके ऊपर हम लोग नजर डालते हैं। अजर्सन कहता है कि जब बच्चे पुरुषों और महिलाओं को परंपरागत लिंग भूमिकाओं से अलग कार्य करते हुए देखते हैं, भाई परंपरागत लिंग भूमिका क्या होगी, यानी कि आपके सामने बात हो रही है जो जेंडर रोल है, जो ट्रेडिशनल तौर पर चल रहा है, ट्रेडिशनल तौर पर चलता है कि भाई हमारे घर के अंदर घर का काम महिलाएं करेगी और बाहर का काम पुरुष करेंगे। ज्यादातर परंपरागत तौर पर महिलाओं का पुरुषों का रोल ये निर्धारित हमारे समाज में किया हुआ है, अब ये चेंज हो रहा है, फ्लेक्सिबल हो रहा है, महिलाएं बाहर का भी काम कर रही है और पुरुष घर के भी काम यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। तो परंपरागत महिला भूमिकाओं से अलग कार्य करते हुए देखते हैं, जैसे कि लड़के खाना बनाते होंगे, बहुत से लोग बनाते हैं भाई, और लड़कियां खेलों में भाग लेते हैं, बिल्कुल ठीक बात है, खेलों में भाग लेती है, तो वे लिंग भूमिका लचीलापन विकसित करते हैं। अगेन मैंने आपसे ये वाली बात की कि जेंडर के रोल को फ्लेक्सिबल करते हैं, क्या करते हैं? फ्लेक्सिबल करते हैं जेंडर रोल को। तो जेंडर रोल बच्चे को सीबीएसई की टर्म में 4 साल में बच्चा अपने जेंडर के बारे में समझ लेता है, वरना प्रारंभिक बाल अवस्था के अंदर बच्चों को जेंडर के बारे में पता लग जाता है। लेकिन बच्चा कहता है कि नहीं पापा आप ही बाहर का काम क्यों करते हो, मम्मी क्यों नहीं करती, तो पापा कहता है ठीक है भाई तेरी मम्मी भी कल से घर के बाहर का काम करेगी, तो जेंडर रोल के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आ गई। और अगर ये कहता पापा चुप घर के काम महिलाएं करती है, तेरी मम्मी करेगी, मैं बाहर करूंगा, तो जेंडर रोल का रिजिड हो जाता है, जेंडर रोल कठोर हो जाता है। लेकिन फ्लेक्सिबल की बात है, इस प्रकार का उदाहरण देने की बात है, तो जिससे जेंडर रोल यानी लिंग भूमिका लचीलापन विकसित करने की अधिक संभावना रहती है, बिल्कुल संभावना रहती है। तो भाई जो भी पुरुष मेरी वीडियो को देख रहा है, तो महिलाओं वाले काम करना, महिला वाले काम मतलब कि मतलब किचन के अंदर खाना बनाना, ठीक है, घर के झाड़ू पोछा यहाँ पर करना। देखिए सेंटेंस भी कितने हैं, बहुत से लोग पता क्या कहते हैं कि मैं 3 चीजों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, जर जोर और गुलाब, ठीक है। महिलाओं के संदर्भ में क्या कहा जाता है, कोई भी कार्य होता है उसको क्या कहते हैं, चूड़ी पहन लो, मतलब चूड़ियों को कमजोरी की निशानी यहाँ पर माना जाता है। कम वक्त समाज ने तो जितने भी स्टेटमेंट भी है ना, वो सब महिलाओं को नेगेटिव दिखा के दे रखी है, पुरुषों के बारे में कोई ऐसी बात नहीं कहता भाई, सारी महिलाओं के बारे में कहते हैं। तो भाई आपके सामने देखिए रीजन क्या कहता है, कारण क्या कहता है, जरा कारण के ऊपर नजर डालते हैं। हमारे समाज के अंदर सारी चीजें महिलाओं के ऊपर है, ठीक है, कि जितनी भी नेगेटिव है, मतलब इससे ज्यादा नेगेटिव कुछ नहीं, सब चीज महिलाओं के ऊपर, पुरुषों की बात नहीं करता, ठीक है। देखिए कारण की यहाँ पर बात करते हैं, एक बच्चा कहता है सर वो जो समाज हम लोग पढ़ते हैं ना, उसमें भी सर हिंदी के अंदर भी सब पुरुष प्रधान है। अब बताओ मतलब किताब को, एजुकेशन को, सोसाइटी को भी नहीं छोड़ा, जेंडर स्टीरियोटाइप से। तो लिंग भूमिकाएं जो जेंडर रोल होते हैं वो जन्म के समय जैविक रूप से निर्धारित होती है और सामाजिक अनुभव से प्रभावित नहीं होती है। भाई जो आपका जेंडर रोल यहाँ पर होता है, कोई जेंडर रोल मतलब कोई मेल है तो मेल के साथ काम करेगा, फीमेल है फीमेल के साथ काम करेगी, वो यहाँ पर आपके बायोलॉजिकल नहीं होते, वो आपके कैसे होते हैं, सोशल होते हैं, वो आपके सामाजिक होते हैं। इसलिए जेंडर को कैसी संरचना माना जाता है, सामाजिक संरचना माना जाता है। जो कमबख्त समाज ने कह दिया, जो स्टेटमेंट कह दी, जो डायलॉग मार दिए, जो महिलाओं के बारे में कह दी, वही चीजें चलती है, तो खैर बदलाव होता जा रहा है, धीरे धीरे करके बदलाव होगा सारी चीजों के बारे में। तो जेंडर रोल बायोलॉजिकल यानी जैविक नहीं होती, सामाजिक यहाँ पर होती है। तो ये गलत है, पहले वाला ठीक है, यानी कि आपका ए सही है, आर गलत है, यानी आंसर नंबर 3 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। क्या आंसर नंबर 3 यहाँ पर आपके सामने सही हो जाएगा, तो आप बिल्कुल ठीक जा रहे हो, वेरी गुड भाई, ठीक है। और शेयर करते रहिए वीडियो को, ज्यादा से ज्यादा ग्रुप के अंदर शेयर करिए। आज लास्ट क्लास है, फिर पढ़ाने का मौका ऐसा नहीं मिल पाएगा जो मैं आज आपके लिए करा रहा हूं, ठीक है, वेरी गुड भाई, ठीक है। चलो बर्तन धोना ध्यान से जाके सारे के सारे आदमी बर्तन धोना, क्लास खत्म होने के बाद, ठीक है। पता मेरी क्लास के बाद कई जगह लड़ाई होगी, इनफैक्ट मेरे घर रिश्तेदारों की लड़ाई होगी, मैंने वाला एग्जांपल दे दिया। अब हमारी कुछ रिलेटिव भाभी थी, वो वीडियो देख रही थी, उन्होंने तुरंत कही कि अपने भैया से भी अब करवाना शुरू कर दो, ठीक है, भैया मेरे पास फोन आ गया कि तू कोई दूसरा एग्जांपल नहीं दे सकता, मैंने यही तो बढ़िया एग्जांपल होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सतत व समग्र मूल्यांकन, यहाँ पर बात हो रही है सीसीई की बात हो रही है, कंटीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन की मूल्यांकन की बात हो रही है। ऐसा मूल्यांकन जो निरंतर चलता हो और जो व्यापक तौर पर मूल्यांकन हो, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। जरा इसके ऊपर हम लोग डाल लेते हैं, कौन सा है पहला। ये कहता है इसका प्राथमिक उद्देश्य विद्यार्थियों का पृथक्करण व उनका नामकरण जी नहीं, भाई बच्चों को हमको अलग नहीं करना, सेग्रेगेट नहीं करना, लेबलिंग नहीं देनी हमको तो चीजें सिखानी है। अधिगम के दौरान जो गैप आगे बच्चा नहीं समझ पाया उसका सॉल्यूशन यहाँ पर कराना है, अलग नहीं कराना कि भाई ये सारे प्रतिभाशाली बच्चे ये सारे आंसर सही दे रहे, ये सारे गधे वाले ये आंसर सारे बेकार यहाँ पर दे रहे, ये सोनू जैसे बुद्धि यहाँ पर ब्रेन को यहाँ पर अलग कर दो, ऐसा काम नहीं करना। सोनू को भी प्रतिभाशाली वालों के सामने यहाँ पर ऐड कर देना, ठीक है, समझिए इसके बारे में। तो पहला यहाँ पर गलत हो जाएगा। दूसरा यह है शिक्षकों को अपने शिक्षा शास्त्र, क्या है, अपने शिक्षा शास्त्र पर मदद करने का अवसर देता है, बिल्कुल मदद करने का अवसर देता है, ठीक है। जब मैं आपका कंटीन्यूअस असेसमेंट करूंगा, कंटीन्यूअस असेसमेंट अभी करो, डेली आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आंसर पूछ रहा हूं क्लास के दौरान, तो आप लोग कई क्वेश्चन का आंसर गलत देते हो, तो फिर मैं आपका असेसमेंट करता हूं कि आपने गलत आंसर दिया, कांसेप्ट सही नहीं समझा, जल्दी आंसर दे दिया, तो मुझे आपको पता लगता है कि आप लोग कैसी गलती कर रहे हो, गलती होने दो, लर्निंग के दौरान कई बार बताया गलती महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज है कि टीचर को अपनी शिक्षा शास्त्र यानी जो उसका पैडागोजिकल व्यू यहाँ पर टीचर का उसमें मदद करने का अवसर देता है। तीसरा यह मूल्यांकन को सीखने का हिस्सा मानता है, बिल्कुल ठीक बात है, ये मूल्यांकन के सीखने का हिस्सा होता है, जो आपके सामने सीसी होता है, जिसको फॉर्मेटिव असेसमेंट भी बहुत माना जाता है। यह डर और चिंता पैदा करके सीखने को बढ़ाता है, जी नहीं। इस असेसमेंट से जब इसको लाया गया था शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की अनुशंसा के बाद, इसको इसलिए लाया गया था कि बच्चों में एग्जाम को लेकर जो डर होता है, जो चिंता होती है, एग्जाम के अंदर नंबर कम मिलेंगे, ग्रेड कम मिलेंगे, पेरेंट्स फिर हमें बहुत सुनाएंगे, समाज के अंदर हमें बहुत क्रिटिसाइज लोग यहाँ पर करेंगे, बच्चे के अंदर इन्हीं डर चिंता को खत्म करने के लिए भारत सरकार द्वारा सीसी को राइट टू एजुकेशन 2009 की अनुशंसा के बाद यहाँ पर लाया गया, ठीक है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो फ्रेंड्स सिर्फ हमारे दो आंसर ठीक है, हमारे कौन-कौन से ठीक है भाई, एक तो ये वाला, दूसरा ठीक था और तीसरा ठीक था। तो दूसरा ठीक था और तीसरा ठीक है, यानी आंसर आपका थर्ड यहाँ पर सही हो जाएगा। क्या आंसर थर्ड यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक सुपर चैट आई है 200 रुपए की, मोहम्मद दिलसाद क्या कहते हैं, सर सीटेट का क्लास लास्ट पड़ाव पे है, जाते जाते हम सातों दोस्त का नाम ले लीजिए, नाम है खुश नबी, साकिब, दिलसाद, सनाया, सिद्दीक, साजिया, उर्फ सुकून, आफिया और नूरजा, सर हम सातों आपकी क्लास लेते हुए दुआ करिए। भाई सभी के लिए दुआ है, आप सातों के लिए भी और जितने भी आप लोग वीडियो देख रहे हो सभी के लिए दुआ है, ठीक है। और जिसको दुआ चाहिए, जैसे इसने 200 रुपए भेजे, 200 रुपए भेज दे रहे हो, आज मैं लखपति इसी के माध्यम से आप बन जाऊंगा, ठीक है। सोनू लेता जा, ये दुआ के भी पैसे दे रहे हैं। मैंने कहा था एक दिन इमोशन भी बिकेंगे और ये इमोशन भी बिक रहे हैं। गधो 200 रुपए आपके लिए बहुत मायने रखते हैं, मेरे लिए भी इतने नहीं रखते, मैं स्टूडेंट रखते हैं, तो ये इमोशन बिक रहे हैं। आप दुआएं के लिए भी मतलब कि सर हमारे लिए दुआ करिए, उसके लिए भी पैसे दे रहे हो मुझे, मतलब कितनी यार, मतलब ये अलग बात है। आप ये सर हमारे लिए दुआ करिए, मन से करिए, तो मैं मन से करूंगा, पैसे देकर दुआ ले लो, बताओ यार कितना बुरा टाइम यहाँ पर आ गया। अगला क्वेश्चन आपके सामने, बाकी आप 7 लोग और 7 के अलावा जितने लोग वीडियो देख रहे हो मन से है भाई, कोई पैसे वैसे लेकिन मन से, और जिसको एक्स्ट्रा चाहिए तो भाई सोनू बैठा है उसको पैसे दे देना। अगला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर आगे क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी पोर्टफोलियो की विशेषता नहीं है, क्वेश्चन आपसे नेगेटिव पूछा है। मैंने कहा था इस वाली बात को 2-4 साल बाद आपको इमोशंस बिकते हुए नजर आएंगे, ठीक है, देख लेना 2-4 साल बाद मेरी बात ना पक्की हो जाए, ठीक है। पोर्टफोलियो की विशेषता नहीं है, आपके सामने दिया हुआ है,
कि पोर्टफोलियो जो होते हैं वो समय विशेष मतलब वो फाइल आपको बताइए जिसमें से संबंधित सारे रिपोर्ट यहाँ पर दिखाते हैं स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर, ठीक है, कई बार बता चुका हूं। पोर्टफोलियो समय विशेष के दौरान किए गए जितने भी कार्य होते हैं उनको कलेक्ट करता है, उनके विकासात्मक परिवर्तनों पर प्रकाश डालता है, बिल्कुल ठीक करता है, पॉजिटिव है। दूसरा, पोर्टफोलियो विद्यार्थियों को अभिकल्प करने यानी बच्चों को चीजों को डिजाइन करने, उनको कलेक्ट करने और उनके मूल्यांकन करने एंगेज करता है, बिल्कुल यहाँ पर करता है। तीसरा, पोर्टफोलियो विद्यार्थियों को स्वयं की अधिगम यानी बच्चा जो खुद की उसकी लर्निंग की प्रोग्रेस है कि कैसे लर्निंग कर रहा है, कितनी कर ली, कहां कमी आ गई, उसके आकलन में संलग्न यानी एंगेज करके सब नियमित यानी खुद को रेगुलेट करने के लिए उसको प्रमोट यानी सम्मान करता है, बढ़ावा देता है, बिल्कुल बढ़ावा देता है। तो भाई यही बचा है फोर्थ वाला जो नेगेटिव होगा कि पोर्टफोलियो में असंबंध परीक्षण होते हैं, असंबंध परीक्षण नहीं संबंधित परीक्षण होते हैं। जो भी बच्चे का पोर्टफोलियो फाइल होती है ना, इसमें सारे वो रिकॉर्ड होते हैं जो बच्चे के बच्चे से जुड़े होते हैं, जो संदर्भित होते हैं, उसमें कोई भी वो टेस्ट नहीं होता जो बच्चे से संबंधित नहीं है। मैं जितने भी टेस्ट ले रहा हूं, जितनी क्लास ले रहा हूं, आपके एग्जाम सिलेबस के साथ ले रहा हूं, ऐसे नहीं लगा कि किसी दूसरे एग्जाम के लिए आपको दूसरे एग्जाम का कोई सिलेबस और पढ़ाना आपको रहा हूं। तो जो भी पोर्टफोलियो होना चाहिए वो संबंधित परीक्षण वाला होना चाहिए, उसमें क्यूज होते हैं, बिल्कुल क्यूज होनी चाहिए लेकिन संबंधित होनी चाहिए, और अधिगम के उत्पाद नहीं, अधिगम की प्रक्रिया को सुनिश्चित करता है कि बच्चा किस प्रक्रिया के माध्यम से चीजों को सीख रहा है। तो फ्रेंड्स ये नेगेटिव है, क्वेश्चन नेगेटिव पूछा तो नेगेटिव का भाई नेगेटिव आंसर यानी फोर्थ आंसर आप लोगों के सामने यहाँ पर सही हो जाएगा। क्या फोर्थ आंसर आपके सामने यहाँ पर सही हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आपके सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। चलिए भाई अगले क्वेश्चन के ऊपर नजर डालते हैं, ठीक है। ठीक है भाई, हम लोगों को दे दो नाम क्लास लेते हैं, तो भाई इनको बच्चों को 200 रुपए दे दो, मुझे मत दिया करो। हालांकि पैसे मैं रखता भी हूं, मैं आपको सही से ईमानदारी बताऊं, ठीक है। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी होती है मतलब आप किसी की मदद करते हो, दान दक्षिणा कुछ आप करते हो, चुपचाप करने में ज्यादा भरोसा रखिए, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें होती है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बट मैं बहुत चीजें करता हूं और आप भी करा करिए, चाहे 10 रुपए की मदद करिए, वो मदद ही बहुत बड़ी मदद होती है, ठीक है। एक एक्सपीरियंस बताऊंगा आपको, आप कहोगे सर आप इतने बड़े कामयाब आदमी कैसे बन गए, ठीक है। आपके पास इतनी सब चीजें कैसे आ गई, आप हम तो सरकारी नौकरी के लिए, आपने इतनी सारी सरकारी नौकरी लेके छोड़ दी और यहाँ पर फेमस हो गए। पता है मैं छोटी छोटी मदद करता था, गली के अंदर जो बेचारे कुत्ते होते थे, छोटे छोटे बच्चे होते थे, उनको दूध पिलाता था, उनके लिए अपने पास पॉकेट से पैसे जमा करके उनके लिए चीजें करता था। मैंने जब अपना YouTube चैनल बनाया था, पूरी मेरी ये नियत थी जो पैसा आएगा उसमें से मैं मदद क्या करूंगा। तो देखो उसी नियत की वजह से भगवान ने पूरे देश का नंबर 1 चैनल बनाया हुआ है, सबसे ज्यादा बच्चे आज तक टीचिंग एग्जाम पास किए होंगे अपने, और उनको गवर्नमेंट जॉब सबसे ज्यादा अपने हाथ में होगी, क्यों, नियत की वजह से। तो अगर आपकी नियत 10 रुपए की भी है ना देने की तो दे दो, अगर पैसे नहीं है तो भाई अपना श्रम ले लो, अपना कुछ वैसे मदद कर दो जो आप लोग दे सकते हो। तो खाली मेहनत से भी बात नहीं पड़ेगी, ऐसी दुआई भी कमानी पड़ेगी आप लोगों को। अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं, रियल बता रहा हूं, ठीक है। इधर की चीज बता कि फेमस हो गया तो कुछ भी मुंह से बोल दो, करा करिए मदद, चाहे जितना भी आपसे बन पड़े, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है स्क्रीन पर, इसके ऊपर नजर डालते हैं। अभी मत करना कि कल से जाके गली के सारे कुत्ते पकड़ लिए, आ जाओ आ जाओ, ठीक है, और उनको खिलाना शुरू कर देंगे हमारे काम। ये वाला रोड लर्निंग मत करना, क्रिटिकल थिंकिंग करना, क्रिटिकल थिंकिंग जहां जरूरत हो वहां मदद करनी है। क्वेश्चन कहता है कि भाई विद्यालय में विद्यार्थियों का अर्थपूर्ण अधिगम यानी कि बच्चों की मीनिंगफुल लर्निंग की बात हुई है, और मैं हमेशा मीनिंगफुल लर्निंग कराता हूं। मीनिंगफुल लर्निंग रचनात्मकता पर आधारित होती है, बाल केंद्रित पर आधारित होती है, बच्चा क्रिएटिव तरीके से आप सोचता है, क्रिएटिव तरीके से आप लर्निंग करता है, ठीक है। तो मीनिंगफुल लर्निंग आपको कराता हूं, खाली लर्निंग करा के नहीं छोड़ता। तो मीनिंगफुल लर्निंग डैश से नकारात्मक रूप से प्रभावित होती है और डैश से सकारात्मक रूप से प्रभावित होती है। बताओ भाई मीनिंगफुल लर्निंग किससे प्रभावित होगी। तो जो बच्चों की हित की बात करे उससे पॉजिटिव रूप से, जो बच्चों की हित की बात न करे उससे नेगेटिव रूप से। तो मीनिंगफुल लर्निंग पहले बहिष्करण प्रथा है, इससे नकारात्मक रूप से प्रभावित होती है। आपने बच्चों का एक्सक्लूजन कर दिया, क्या कर दिया, एक्सक्लूजन बहिष्कार कर दिया कि भाई एक क्लासरूम में तो सारे औसत बच्चे हैं, सारे सामान्य बच्चे हैं, और एक क्लास आपने ऐसे बना दी जिसमें दिव्यांग बच्चे हैं, तो आपने बच्चों का बहिष्कार कर दिया। भाई इनको भी इनके साथ शिक्षा देनी है, समावेशी शिक्षा देनी है आपको, एक्सक्लूजन नहीं करना, इंक्लूजन करना है, समावेशन करना है, ठीक है। आपको बहिष्करण नहीं करना। तो बहिष्करण जो होता है मीनिंगफुल लर्निंग को अर्थपूर्ण अधिगम को नेगेटिव तौर पर प्रभावित करता है, और सकारात्मक तौर पर कौन प्रभावित करेगा, शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा, ये इसको पॉजिटिव रूप से प्रभावित करेगा, ठीक है। एक्सक्लूजन हो जाएगा एग्जाम ओरिएंटेड नेगेटिव, तो इसमें दोनों नेगेटिव नेगेटिव है। हमको पहला नेगेटिव लेना था, दूसरा पॉजिटिव लेना था। इंक्लूसिव आपका सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, लेकिन शुरू में नेगेटिव वाला यहाँ पर पूछा है, एग्जाम ओरिएंटेड नेगेटिव यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें पॉजिटिव नेगेटिव करते हैं, जबकि हमको पहला नेगेटिव ढूंढना था, दूसरा पॉजिटिव। अगला इंक्लूसिव अगेन पॉजिटिव और लर्नर सेंटर, अब इस बार दोनों पॉजिटिव हो गए। तो भाई नेगेटिव रूप से प्रभावित करता है बहिष्करण और पॉजिटिव रूप से प्रभावित करता है शिक्षार्थी केंद्रित आपकी शिक्षा शास्त्र यहाँ पर करता है। चलिए बढ़ते हैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या दिया हुआ है, जरा उसको हम लोग नजर डालते हैं। वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया स्पीड आप लोग यहाँ पर जा रहे हो, बहुत बढ़िया, ठीक है। फरात नाज ने 100 रुपए भेजे, थैंक यू फरात। लेकिन क्यों भेजते हो भाई आप लोग पैसे मत भेजिए। इन 100 रुपए की मैंने कहा गली के अंदर चलो रोड लर्निंग कर लो, गली के अंदर बहुत से मासूम जानवर होंगे, उनको कुछ खाना पीना खिला दिया करो। मुझे जरूरत नहीं है 100 रुपए की, इस वाली बात को समझिए, जिसको जरूरत है उसको जाके दीजिए। आपने 100 रुपए भेजे अपना नाम लेने के लिए, तो मदद करिए भाई, ठीक है। जितनी मदद करोगे उतना ही फायदा होगा, इस वाली बात आप लोग यहाँ पर समझिए, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लेकिन मैंने अभी पूरी कुरान कंप्लीट नहीं करी है, लेकिन अभी जितनी भी पढ़ी है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका एक हिस्सा निर्धारित होता है कि अपनी पूरी इनकम में से एक हिस्सा निर्धारित करना आपको, और किन किन के लिए देना मुझे बताने की जरूरत नहीं है। चाहे कोई भी धर्म हो, ठीक है, चाहे कोई भी धर्म हो, उसमें एक हिस्सा निर्धारित करके आपको देना ही देना होता है समाज के जो भी जरूरतमंद लोग होते हैं। मुझे 100 रुपए की आपकी जरूरत नहीं, जिसको जरूरत है उसको आपको यहाँ पर देना है, ये वाली बात ध्यान रखिए आप लोग यहाँ पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इसके ऊपर नजर डालते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एनईपी 2020 की बात करो, और देखिए जितने भी लोग चैनल से जुड़े हुए हैं ना, शिक्षा नीति 2020, राइट टू एजुकेशन 2009, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट मैं आपको करा चुका हूं। तो अगर आपने नहीं देखी वीडियो तो सर्च करके देखना, YouTube पर सर्च मारना, सारे डॉक्यूमेंट आपको आ जाएंगे, उनको जरूर देख लेना, बहुत महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए, ठीक है। तो शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अनुभवात्मक अधिगम, जो यहाँ पर बात होगी एक्सपीरियंशियल लर्निंग, यानी कि बच्चा जब अपने एक्सपीरियंस के आधार पर सीखता है, यानी कि अपने पूरे अनुभव के आधार पर नए अनुभव यहाँ पर ग्रहण करता है, यानी कि खुद से कंस्ट्रक्टिव तरीके से, रचनात्मक तरीके से अपना ज्ञान का निर्माण खुद यहाँ पर कर रहा होता है, तो इसको बढ़ावा देने की बात करिए। तो इसलिए इसको सभी चरणों में अपनाया जाएगा, यानी कि जो शुरुआत आपके 5 सालों, तीनों अगले तीनों फिर अगले चारों, ठीक है, यानी फाउंडेशन हो, प्रीपेड हो, मिडिल हो या सेकंडरी हो, चारों स्टेज पर इसको अपनाया जाएगा कि बच्चा अपने अनुभव के आधार पर नए अनुभव यहाँ पर सीखेगा। आगे कहता है कि अनुभवात्मक अधिगम के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है, क्वेश्चन नेगेटिव आपसे पूछा है। पहला कहता है आपके सामने जरा नजर डालते हैं। ये कहता है कि छात्रों की अपेक्षा शिक्षक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अधिक सक्रिय बनाता है। जी नहीं, सबसे ज्यादा जो सक्रिय रहेगा वो रहेगा बच्चा, टीचर सक्रिय नहीं रहेगा, टीचर तो सिर्फ आपका फैसिलिटेटर यहाँ पर रहेगा। तो पहला आपके सामने यहाँ पर नेगेटिव है, ठीक है। तो नेगेटिव का भाई नेगेटिव आंसर पहले हो जाएगा, लेकिन नीचे कई सारे दिए हुए। अगला देखते हैं। पिछले अनुभव को नए ज्ञान प्राप्त करने और सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव लर्निंग के ट्रांसफर यानी कि हस्तांतरण से जोड़ने में मदद करता है। बिल्कुल ठीक बात है भाई। पिछले अनुभव की वजह से जब आप नए अनुभव ग्रहण करते हो, जैसे पिछली बार आप लोगों ने डीएलएड या बीएड के दौरान पढ़ा होगा, अधिगम आपने पढ़ा, अभी आप लोग सीटेट के दौरान नई चीजें पढ़ने लगे, नए अनुभव पढ़ने लगे, उसके बाद आगे और नए अनुभव पढ़ोगे आप लोग यहाँ पर, ठीक है, नई चीजें सीखोगे लर्निंग के बारे में। तो भाई पिछले ज्ञान के आधार पर नए ज्ञान की प्राप्ति करो, तो यहाँ पे एक्सपीरियंशियल लर्निंग को दर्शाता है, पॉजिटिव है। फिर कहता है पूरी तरीके से पारंपरिक किताबी ज्ञान को बढ़ावा देने पर आधारित है। जी नहीं, किताबी ज्ञान को आपको यूज करना है, लेकिन यूज ऐसा करना ताकि बच्चा अपने कह सकते हो ज्ञान का निर्माण खुद से करे। जैसे आपका जो ओपन बुक एग्जाम है, ठीक है, जो मैं कई बार आपके सामने बता चुका हूं, पता है ये वाला जो है ना, क्या नाम है, ये वाला जो क्या बताऊं उदाहरण है, ये मैं कई बार अपनी क्लास में लेता था, ओपन बुक एग्जाम। इसमें कहा गया भारत सरकार द्वारा कभी 9 क्लास लेकर 12 क्लास तक के बच्चे अब जो अपने एग्जाम देने जाएंगे, लाइक बोर्ड के एग्जाम भी आप लोग, ठीक है, तो अपने साथ किताब लेकर चले जाएंगे, अपने नोट्स लेकर भी आप चले जाएंगे, और जो क्वेश्चन उनके सामने आएगा उसका आंसर अपने शब्दों में किताब में से हेल्प लेके चाहे नोट्स में से हेल्प लेके आप उसको चेक करेंगे। तो भारत सरकार द्वारा हाल ही थोड़ा सा विवाद है, लेकिन जल्दी इंप्लीमेंट हो जाएगा, सीबीएसई को जल्दी इंप्लीमेंट कर देंगे सभी स्कूल के अंदर। ये एग्जाम में पूछ लिया,
तो मेरे फैमिली के लोग पता क्या कहते हैं कि जैसे आप क्लास पढ़ाते हो ना, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि जब पेपर सेट किया जाता है तो एग्जामिनर भी कुछ इस प्रकार के एग्जांपल उठाता हो? जैसे मैं 2018 से एग्जांपल देता हूँ जिनका के बारे में, वो आपका रिवर्सिबिलिटी वाला का 5 + 3 = 8, तो 8 में से 3 बताओ कितने बचे, वो एग्जाम आ गया। तो जितनी चीजें मैं वर्बली करता हूं ना, मौखिक बताता हूं, एग्जांपल देता हूं, उनके ऊपर भी नजर रखा करिए भाई, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो खाली किताबी ज्ञान पर ध्यान देने की बात नहीं करी, किताब के अलावा बहुत सारी और चीजें होती है जहां आपको बच्चों को चीजें सिखानी है आपको, ठीक है? तो पूरी तरीके से इस पर बढ़ावा देने की बात नहीं करी। नेक्स्ट कहता है अनुभवों और प्रयोग के माध्यम से छात्रों में वास्तविक व वैज्ञानिक समझ यहां पर विकसित करना है। बिल्कुल ठीक बात है, ये भी पॉजिटिव है कि भाई बच्चा अपने अनुभव के माध्यम से खुद से करके यानी कि प्रयोग के माध्यम से एक साइंटिस्ट वाली समझ विकसित करेगा, अपने ज्ञान का निर्माण एक्सपेरिमेंट करके खोजबीन करके खुद करेगा, ये सबसे बढ़िया ठीक है। तो हमारे 3 पॉजिटिव हो गए, तो हमारा पहला पॉजिटिव नहीं 2 पॉजिटिव है, सॉरी हमारा दूसरा पॉजिटिव है और चौथा पॉजिटिव है। तो दूसरा पॉजिटिव है और चौथा पॉजिटिव है, आंसर आपके यहाँ पर फर्स्ट सही हो जाएगा, जो कि आप लोग यहाँ पर जा रहे हो, ठीक है, जो कि आप लोग यहाँ पर जा रहे हो। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और मेरी नजर आपके ऊपर पड़ी, क्वेश्चन नेगेटिव पूछा भाई, तो नेगेटिव पूछा तो पहला पहला और तीसरा, तो नेगेटिव पूछा तो पहला और तीसरा, देखो मेरी कितनी जल्दी नजर पड़ गई, मैंने भी नहीं वाला नहीं पढ़ा। अगर पॉजिटिव पूछा तो दूसरा चौथा, नेगेटिव पूछे तो पहला और तीसरा, इसने हमें नेगेटिव यहाँ पर पूछा, नोट करेक्ट पूछा है, तो आंसर ये सही हो जाएगा। देखो एग्जाम में भी ऐसे आएगा, जल्दी जल्दी करते रहोगे, पता भी नहीं चलेगा नहीं वाला, जैसे मेरी आंखों से भी ओझल हो गया, लेकिन तुरंत मैंने इसको पकड़ लिया कि ज्यादा बच्चे सेकंड के साथ जा रहे हैं, तो मेरी तुरंत नजर इसके ऊपर गई यहाँ पर, ठीक है, समझ गए आप लोग इसके बारे में। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या दिया हुआ है, बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग यहाँ पर आंसर देते जा रहे हो, ऐसे ही यहाँ पर आप लोग लग रही है, बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग यहाँ पर जा रहे हो, ठीक है, ठीक है भाई। सर सीटेट में मार्क्स 1069 की जगह 1079 भर दिया है, कोई दिक्कत तो नहीं होगी सर, प्लीज बताइए। नहीं भाई कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, इसका नाम है मिस्टर मिथुन, ठीक है, नहीं भाई मिथुन चक्रवर्ती, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आपका जो सर्टिफिकेट आता है ना, तो सर्टिफिकेट के अंदर आपके पुराने नंबर को नहीं देखा जाता, जो सीटेट में आपके जो आपके सब्जेक्ट है उसमें जितने नंबर आ रहे हैं वो ध्यान दे जाते हैं। तो आपके डीजी में जब आपका आएगा हमेशा पढ़ रहेगा वो, उसमें पुराने नंबर नहीं चेक कर जाएंगे, सिर्फ जो सीटेट के सब्जेक्ट के आपके नंबर आते हैं वो चेक कर जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने अभिगतन यानी कि अजसन आपके सामने दिया हुआ है, इसलिए मैंने कहा हुआ है जो व्हाट्सएप चैनल है उससे जुड़ जाना, उसमें मैं बहुत सारी चीजें शेयर करूंगा, किसी एग्जाम से संबंधित जो भी डाउट वगैरह उसको शेयर करूंगा, और सचिन एकेडमी ऑफिशियल एप्लीकेशन उससे जुड़ जाना। ये दो चीजों से तो आपको जुड़े रहना है, जो सचिन एकेडमी ऑफिशियल एप्लीकेशन है और जो मेरा व्हाट्सएप पर चैनल है सचिन एकेडमी वाला, ठीक है। क्योंकि इतने सारी पब्लिक में कितनों का आंसर दे सकता हूं वैसे, ठीक है, तो जितना भी पढ़ेंगे दोनों प्लेटफॉर्म के माध्यम से दूंगा। अगला क्वेश्चन अजसन आपके सामने दिया हुआ है, जो शिक्षक यह मानते हैं, क्या मानते हैं कि क्षमता निश्चित नहीं है, कि जो आपकी एबिलिटी होती है ना, एबिलिटी आपकी फिक्स नहीं है, यानी कि एबिलिटी को माना कि भाई आपका एंटाइटी व्यू नहीं है एबिलिटी का, यानी कि किसी बच्चे ने मान लिया सर मेरे में तो क्षमता नहीं है, पढ़ाई नहीं जा रहा, पेपर पास नहीं हो रहा, कई बार सीटेट का एग्जाम दे लिया फिर भी पास नहीं हो रहा, तो क्षमता को स्थिर नहीं माना। मैंने कहा कोई बात नहीं, पास हो सकते हो, जितनी मैराथन क्लास सभी देख लीजिए, मैंने सीडीपी की मैराथन देख ली, इससे बाहर सीडीपी बाहर नहीं आएगी, जो 100 क्वेश्चन और उससे संबंधित जो कंसेप्ट बता रखे इससे बाहर पूरी आपकी जो सीडीपी है बाहर नहीं आएगी, इतना आपको भरोसे के साथ कह सकता हूं, ठीक है। और उसके अलावा जो आपको बाकी मैराथन दे रखी है, जैसे हिंदी पैडागोजी आपकी लिखा दी, उसको देख लीजिए, उससे भी के क्वेश्चन को छोड़कर उससे बाहर नहीं आएगी। बाकी हर सब्जेक्ट की पैडागोजी आपको करा दी, मैथ्स करा दी, ईवीएस पैडागोजी आपके सामने करा दी, सोशल साइंस और साइंस की एनसीईआरटी आपको करा दी, उनको जरूर आप देखना, हेल्प आप करेगी। तो जिससे आप लोग अपनी योग्यता को फिर फिक्स नहीं मानोगे, इंक्रीमेंटल व्यू मानना है आपको, जो टीचर मानना है कि क्षमता निश्चित नहीं है, संवर्धित है, बनने वाली है, अगर अच्छे प्रयास किए जाएंगे, अच्छे संसाधन दिए जाएंगे, अच्छा टीचर पढ़ाएगा, अच्छी मैराथन देगा, तो उसकी योग्यता बढ़ाई जा सकती है, यानी कि और प्रयास करके उसे बदला जा सकता है, इनकी योग्यता को बढ़ावा दिया जा सकता है, वो सही टीचर सोच रहा है मेरे जैसा है तो छात्रों को स्कूलों में अपने प्रदर्शन में सुधार करने के लिए प्रेरित यानी मोटिवेट करने की संभावना प्रस्तुत करनी है। बिल्कुल ठीक बात है, अजसन सही कह रहा है कि अगर आपको मोटिवेट ऐसे बच्चों को कर दिया, जैसे मैंने कहा कि मेरी मैराथन देख लो काम हो जाएगा, ठीक है, आराम से वहां से चीज आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो अगर ऐसे मोटिवेट करेंगे तो उनकी क्षमता कैसे हो जाएगी, बढ़ने वाली इंक्रीमेंटल बदलाव यहाँ पर आ जाएगा। अब इसमें रीजन इनकी तरकीब दिया है कि जो प्रेरणा होती है, जो मोटिवेशन होती है, किसके साथ जाना है भाई, बाहरी आंतरिक के साथ जाना, इंटेंसिक के साथ जाना, ठीक है। अब सर वो तो आपने गिफ्ट दिए, कई लाखों के गिफ्ट है, टैबलेट भी है, उसके अलावा लैपटॉप भी है, वो कौन देगा सर, वो बाहरी है, भारी प्रेरणा लोगे आंतरिक लोगे, ये भारी के भी लेंगे, देखिए आंतरिक भी भारी भी है। तो यहाँ पर अभिप्रेरणा उन विश्वासों से जुड़ी है, कौन सी, जो शिक्षक अपने छात्रों की क्षमताओं के बारे में रखता है, जैसे आपकी क्षमता के बारे में देख सोनू टैलेंटेड है, इस बार रिकॉर्ड तोड़ देंगे, इस बार में 150 में 150 वाला आ जाएगा, तो मैं आपसे उम्मीद रखता हूं, मैं आपकी क्षमताओं के बारे में जानता हूं, आप भगवान के अवतार हो, जितने भी मेरी वीडियो देख रहे हो, आपकी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि कितने टैलेंटेड आप लोग कितने एग्जाम दे रहोगे, मुझे आपसे ऐसी उम्मीद है, ये वाली उम्मीद नहीं कि कुछ नहीं होगा, ये वाली उम्मीद नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। अगर ऐसी उम्मीद रखेगा तो आपकी क्षमता बढ़ेगी ना बढ़ेगी, आप कहोगे हम भगवान के रूप है, यानी हमारे अंदर भी शक्ति है, यानी गया सीटेट के एग्जाम के पास, तो आपकी योग्यता में बदलाव यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल ठीक यहाँ पर सही हो जाएगा, तो भाई दोनों सही हो रहे हैं और दोनों के बीच में सही व्याख्या भी कर रहा है, क्योंकि मोटिवेशन के लेवल पे संबंध भी सही यहाँ पर दर्शा रहा है। फर्स्ट आंसर यहाँ पर आपके सामने सही हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट सही हो जाएगा, तब मैं जरूर लेकर आऊंगा आपसे। बहुत बढ़िया भाई, इतना कॉन्फिडेंस लैपटॉप और उसका टैबलेट का, देखते कितने लोग यहाँ पर लेते हो और कितने लोग मेरा दिवाली इस बार निकालते हो, लेकिन कोई बात नहीं, दिवाली निकालने के लिए तैयार है, ठीक है। अगर 100 रुपए कमाए 20 रुपए बच्चों को वापस दे दिए तो कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है नजर डालते हैं इसके ऊपर, ठीक है। वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया स्पीड आप यहाँ पर जा रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, एक सब्जेक्ट थोड़ा सा और जल्दी, यार आज क्लास है, थोड़ा सा मेरे अंदर जो है डीप में पढ़ाने की मेरे अंदर किया है, क्योंकि डीप में पढ़ाता मजा नहीं आता, कि खाली ऊपर चीजें पढ़ा दी, तो थोड़ा सा तो पढ़ो डीप में, ठीक है। फिर उसके बाद कल कोई क्लास है, फिर उसके बाद तो आपको बताइए फिर अगले एग्जाम की तैयारी में मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि भाई क्लासरूम में विद्यार्थियों को अधिगम यानी कि लर्निंग के प्रति मोटिवेट करने के लिए अब मुझे आपको लर्निंग करानी, पढ़ो सारी मैराथन पढ़ो, सारा कंटेंट देखो, बैच भी अगर परचेज कर रखा उसको कर लो, क्योंकि इसी से नौकरी मिलेगी, इसी से शादी ब्याह होगा, इसी से जिंदगी अच्छी चलेगी, तो मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूं, अभी प्रेरित कर रहा हूं आप लोगों को। तो उसकी कौन सी युक्ति सही है, मेरे वाली सही है जो मैंने आपको बताई, लेकिन चार ऑप्शन के हिसाब से बताइए कौन सी सही है। पहला, क्लासरूम में विद्यार्थियों की अधिकतम सहभागिता को बढ़ावा देना, बिल्कुल ठीक बात है कि भाई ज्यादा से बच्चे वीडियो को देखो, अपने दोस्त यार को सभी को बता दो, किससे बेस्ट कुछ नहीं, चुपचाप आओ पढ़ो, पास होकर निकल जाओ यहाँ पर। तो ये अगर बच्चों को आपने बता दिया तो वो मोटिवेट होंगे और आपकी क्लास में यानी हमारी क्लास में आएंगे, पढ़ेंगे, एग्जाम पास करेंगे, तो पहला आपका बिल्कुल ठीक है, पॉजिटिव है। दूसरा, अंकों के लिए कंपटीशन को बढ़ावा देना कि भाई मेरे एकेडमी के स्टूडेंट सबसे बढ़िया नंबर लाएंगे, कंपटीशन करना अपने दोस्तों से, यार कंपटीशन मत करना, ये तो एग्जाम सिर्फ आपको क्वालीफाई नहीं चाहिए, सिर्फ क्वालीफाई करना है और आगे बढ़ जाना है, तो कंपटीशन को बढ़ावा नहीं देना। तो कंपटीशन को बढ़ावा कौन देता है आपका, एक्सट्रिंसिक, इंट्रिंसिक नहीं देगा आपका। तो अधिगम के लिए बच्चों को मोटिवेट करना, इससे नहीं होगा, ठीक है, हालांकि आप हो जाओगे लैपटॉप और टैबलेट से। अगला है कि विद्यार्थियों को उनकी रुचि, उनके इंटरेस्ट के आधार पर लक्ष्य निर्धारित करने में मदद करना। आपका क्या लक्ष्य बताओ, 150 में से इस बार 145 प्लस तो लेकर आएंगे, अपना ये लक्ष्य निर्धारित कर लो, ठीक है, देखते हैं कितने लोग यहाँ पर लाएंगे। फोर्थ, विद्यार्थियों को अपने विचार व्यक्त करने के लिए आजादी देना। तो भाई मैंने भी आजादी रखी है, तब आप लोग यहाँ पर कमेंट करते हो, आंसर देते हो, मेरे बारे में भी पूछते हो, मेरे से भी बहुत क्वेश्चन करते हो, मेरी पर्सनल लाइफ से जुड़े क्वेश्चन करते हो, तो इतनी आजादी और कितनी आजादी लोगे भाई यहाँ पर, ठीक है। तो ये भी देना चाहिए। तो भाई हमारे सामने तीन चीजें ठीक है, पहला ठीक है, तीसरा ठीक है और चौथा ठीक है, पहला ठीक है, तीसरा ठीक है और चौथा ठीक है, यानी कि दूसरा ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या दिया हुआ है, जरा नेक्स्ट पर हम लोग नजर डालते हैं और बहुत ही बढ़िया तरीके से आप लोग यहाँ पर लेके जा रहे हो चीजों को। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हुआ है, यह देखते हुए कि उनकी कक्षा में बहुत से छात्रों को मानक अंग्रेजी में कठिनाई होती है, ठीक है, और वह कक्षा में बात नहीं करते, ठीक है, इंग्लिश की वजह से बात नहीं करते, क्योंकि इंग्लिश स्टैंडर्ड लैंग्वेज एक मानक बना दिया कि मेरे क्लास में बात करनी है तो इंग्लिश में बात करनी है। जैसे बहुत सारे ये होते हैं प्राइवेट स्कूल होते हैं, उन्होंने क्लियर रूल बनाए हुए कि हमारे स्कूल में सिर्फ इंग्लिश में बात करी जाएगी, हिंदी में बात नहीं करी जाएगी। इनफैक्ट कुछ स्कूल ने बैन भी किया हुआ है, ठीक है, कि बच्चे की मदर टंग को और फाइन लगा देते हैं कि इंग्लिश के अलावा बात नहीं करनी। ऐसे मानक घोषित कर दिए, ऐसे मानक के हिसाब से आपको नहीं जाना, चाहे कोई भी मानकीकृत ऐसे टेस्ट हो, मानकीकृत परीक्षा हो, कुछ भी मानकीकृत यानी कि मानक उसके हिसाब से नहीं जाना। तो आगे कहता है वह कक्षा में बात नहीं करते। एक माध्यमिक विद्यालय के अंग्रेजी के शिक्षक छात्रों को जिस भी भाषा में ये सहज महसूस करे, जो भी भाषा आपको अच्छी लगती हो, वो खुद को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं कि बेटा जो भी तुझे तेरी भाषा में कंफर्टेबल हो, जो तुझे अच्छी लगती हो, उसमें अपने विचार को एक्सप्रेस कर। बच्चा कहेगा इंग्लिश में कोई बात नहीं, अगर नहीं आई मत बोल, फाइन नहीं लगेगा, कोई कुछ नहीं कहेगा।
उसके बाद कहता है इसके बाद वो है छात्रों की जो सोच होती है उसको बढ़ावा देते हुए, बहुत बढ़िया सोच रहा है बेटा, उनके कौशल यानी स्कूल को बढ़ाने के लिए अन्य वाक्यांशों को सीखने में उनकी मदद भी कर रहा है, उनको सपोर्ट भी कर रहा है, यानी बच्चा अपनी मदर टंग में भी सीख रहा है, टीचर्स को सपोर्ट भी कर रहा है। तो शिक्षक का जो शिक्षा शास्त्र है, जो शिक्षक का शिक्षा शास्त्र जो पैडागोजी है, ये उसके किस दृष्टिकोण पर आधारित है, ये पैडागोजी के किस यहाँ पर पर्सपेक्टिव को यहाँ पर दर्शाता है। तो सिंपल सी बात, उसके सामाजिक और रचनावाद वाले दृष्टिकोण को यहाँ पर दर्शाता है। जब बच्चा समाज के साथ समाज उसका टीचर हो गया, उसकी हेल्प कर रहा है, उसके साथ बच्चा अपनी भाषा में अपने ज्ञान का निर्माण खुद से कर रहा है, तो सामाजिक रचनावाद को दर्शाता है। आंसर पहला सही हो जाएगा। ये व्यवहारवाद की बात नहीं हो रही, बिहेवियरिज्म की बात नहीं हो रही, साइकोडायनामिक तो छोड़ा, साइकोसेक्सुअल की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है, यानी फ्राइड वाली बात हो रही है। आंसर आपका पहला यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या दिया है जरा इसके ऊपर यहाँ पर नजर डालते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, ठीक है, ठीक है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिया हुआ है। ये क्वेश्चन आपके सामने कहता है, नजर डालते हैं इसके ऊपर, कि लॉरेंस कोलबर्ग का जो नैतिक तर्क है यानी कि मोरल रीजनिंग की बात आ गई, किसके साथ है, मोरल रीजनिंग यानी नैतिक तर्क की बात आ गई। लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण में, बच्चे किस स्टेज में विशेष रूप से और जानबूझकर इस तरीके से व्यवहार करते हैं जिसमें माता पिता और अध्यापक सकारात्मक रूप से प्रभावित हो सके। बच्चा चाहता है पेरेंट्स में से बहुत मोटिवेट, मतलब मुझे मेरी बहुत तारीफ करे, पेरेंट्स की नजरों में मैं अच्छा रहूं, अपने टीचर की नजरों में अच्छा रहूं, इनफैक्ट जो उसके पीयर्स होते हैं, जो उसके सहकर्मी होते हैं, जो उसके सहकर्मी उसके दोस्त यार होते हैं, उनकी नजरों में मेरी इमेज है, उनके सामने मैं अच्छा रहूं। यानी कि यहाँ पर दर्शाता है आपके गोल्डन रूल को दर्शाता है, किसके यहाँ पर दर्शाता है, आपके गोल्डन रूल को यहाँ पर दर्शाता है। तो गोल्डन रूल को दर्शाता है यानी कि आपकी स्वर्णिम अवस्था को दर्शाता है, यानी कि हर किसी के सामने अच्छा बनने की यहाँ पर नजरिया बच्चे के सामने होता है। तो ये दिखाता है अच्छा लड़का और अच्छा लड़की वाली स्टेज यहाँ पर हो जाएगी, गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन हो जाएगी, यानी जो तीन लेवल होता है, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। तो कन्वेंशनल लेवल की आपकी स्टेज यानी गुड बॉय और गुड गर्ल ओरिएंटेशन। आंसर नंबर सेकंड आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। क्या आंसर नंबर सेकंड यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या दिया हुआ है, बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग यहाँ पर आंसर दे रहे हो, ठीक है, बहुत बढ़िया आंसर आप लोग यहाँ पर दे रहे हो, ठीक है। जेंडर रोल और स्टीरियोटाइप में सर डिफरेंस एक बार उसको बता दीजिए। देखिए कई बार मैं बता चुका हूं, एक बार मैराथन क्लास देख लीजिए, उसमें सेक्स और जेंडर जो है ना उसको इतना डिटेल में डिफाइन मैंने करा हुआ है, उसको आपको सारी चीज यहाँ पर पता लग जाएगी। बहुत माइनर माइनर डिफरेंस है, जैसे जेंडर वाइज जेंडर स्टीरियोटाइप बहुत माइनर डिफरेंस है। जेंडर स्टीरियोटाइप सोचा जाता है लेकिन करा जाता है, जेंडर वाइज यहाँ पर करा जाता है। जेंडर रोल अपने जेंडर के बारे में पता लग जाता है लेकिन उसके बारे में सोचा जाता है, यानी स्टीरियोटाइप यहाँ पर हो गया। तो ये बहुत बारीक से डिफरेंस है, इनको समझने के लिए कम से कम 10 मिनट चाहिए। वो मैराथन वाली क्लास देख लेना, आराम से आपको सारी चीजें बहुत डिटेल में समझ में आ जाएगी, ठीक है। फिलहाल मैंने आपको बता दिया शॉर्ट में। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है कि स्कूल और समुदाय के बीच में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है। देखिए समुदाय यानी कि कम्युनिटी की बात हुई है, तो कम्युनिटी कौन कौन हो सकता है भाई, कम्युनिटी के अंदर बच्चे का जो परिवार है, फैमिली है, पेरेंट्स है, वो सकते हैं, ठीक है। कम्युनिटी के अंदर उसके आस पड़ोस के लोग हो सकते हैं, कौन हो सकते हैं, आस पड़ोस के लोग हो सकते हैं। कम्युनिटी के अंदर और भी बहुत सी संस्थाएं होती है, लाइक कुछ एनजीओ भी आप होते हैं, वो भी आप हो सकते हैं कम्युनिटी के अंदर। जिससे सरकारी स्कूल के अध्यापकों को बहुत मतलब भारी परेशानी है। और हमारी क्लास में जितने भी सरकारी अध्यापक है, जैसे किसी एनजीओ का नाम सुनते होंगे तो उनका दिमाग गर्म यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। तो कितने लोग सरकारी अध्यापक जो एनजीओ से चिढ़ते हैं, अपने ईमानदारी से हाथ खड़ा कर दो, जो आपके स्कूलों में एनजीओ यहाँ पर काम कर रहे हैं उनसे चिढ़ते हैं, ठीक है। हालांकि सभी बेकार नहीं होते सारे एनजीओ, लेकिन ज्यादातर तो आपको पता है सरकारी अध्यापक के मास्टर में क्या बात कहना चाह रहा हूं यहाँ पर, ठीक है। तो स्कूल और समुदाय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कहता है स्कूलों और समुदाय को बच्चों की भलाई के लिए मिलकर काम करना चाहिए, बिल्कुल मिलकर काम करना चाहिए। एनजीओ अपनी चलाती है, कम्युनिटी स्कूल का टीचर परेशान हो जाता है, सारी मेहनत हम करें, खूब हम चीज यहाँ पर करें और आप अपनी भलाई यहाँ पर ले जाओ, ठीक है। पेरेंट्स के सामने कहता है सारे दिन हम पढ़ाए, आप सिर्फ आगे में धमका दे तो कुछ नहीं पढ़ाते, मास्टर वैसे सरकारी नौकरी उठाता है, तो मिलकर काम करना चाहिए, ऐसे विरोधाभास कॉन्ट्रडिक्शन नहीं करना चाहिए। दूसरा कहता है वंचित समुदाय के बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने में स्कूलों की कोई भूमिका नहीं होती। गलत भाई, स्कूलों की भूमिका होती है, स्कूल से नहीं करेगा तो कहां पर यहाँ पर बात करेगा, स्कूलों से ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ग्रहण करेगा, तो यहाँ का नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। थर्ड कहता है वंचित समुदाय के बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने में समुदाय की कोई भूमिका नहीं, समुदाय की होती है। अगर मान लीजिए स्कूल नहीं होगा तो कम से कम पुलिस एनजीओ के थ्रू जाएगा, एनजीओ नहीं होगा तो परिवार के थ्रू जाएगा, अब परिवार भी ना करे इसकी तो ये भी नहीं होगा आपके सामने। अगला कहता है बच्चों की भलाई के लिए स्कूलों और समुदाय के बीच कोई बातचीत नहीं होना ही बेहतर। गलत भाई, जैसे हम लोग पेरेंट्स टीचर मीटिंग कंडक्ट कराते हैं, पेरेंट्स टीचर मीटिंग के अंदर भाई जो भी बच्चों से संबंधित चीजों के ऊपर डिस्कशन होना चाहिए, कुछ फैसले लिए जाने चाहिए, निष्कर्ष निकालने चाहिए, यानी मिलकर काम करना चाहिए। तो आंसर नंबर फर्स्ट आपके सामने सही हो जाएगा। क्या आंसर नंबर फर्स्ट आपके सामने सही हो जाएगा, जो कि बिल्कुल आप लोग यहाँ पर ठीक जा रहे हो और बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग यहाँ पर जा रहे हो, ठीक है। और बहुत से सरकारी टीचर यहाँ पर अपना हाथ खड़ा कर रहे हैं, जो यहाँ पर समझ रहे होंगे कि जो एनजीओ की यहाँ पर बात हुई है, किस संदर्भ में यहाँ पर एनजीओ की बात हुई है, इस वाली बात को आप लोग यहाँ पर समझ भी रहे हो, बहुत अच्छी प्रकार से यहाँ पर समझ रहे हो, ठीक है। चलिए बात करते हैं, आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर नजर डाल लेते हैं। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कहता है कि एक कक्षा में जल संपत्ति है, लो भाई जल उठाया था मैंने भी पीने के लिए, और यहीं पर आपके सामने एक कांसेप्ट आ गया, किसका, वाटर का कांसेप्ट आ गया। तो वाटर के कांसेप्ट पर चर्चा के दौरान एक बच्चा कहता है, क्या कहता है कि जल रंगहीन नहीं है। देखो क्या कोइंसिडेंट है, मैंने पानी पीने के लिए उठाया और पानी का कांसेप्ट आ गया, तो बच्चे ने कहा कि जल रंगीन नहीं है, यानी कि जल का भी कलर है, तो मुझे तो कलर नहीं दिख रहा, देखना भाई कलर दिख रहा है, कुछ भी कलर नहीं दिख रहा, सोनू तुझे दिख रहा है, नहीं दिख रहा सोनू को भी कलर, ठीक है। अध्यापिका के पूछे जाने पर वह उसके घर के पास वाले नाले के गंदे पानी का संदर्भ देता है, सोनू तेरे बराबर में नहीं है वो नाला, उसी रोड के उस तरफ, तो नाले के अंदर तुझे दिखता नहीं पानी कैसा है, तो वहां पर पानी गंदा नहीं दिखता भाई, काला पानी नहीं दिखता। तो बच्चे ने तर्क दिया कि पानी का तो रंग होता है, काला पानी होता है, हमारे बराबर वाले नाले पे यहाँ पर गंदा पानी काला पानी है, तो रंग ही नहीं है, रंग है, यानी बच्चे का पानी का रंग है। तो बच्चे की जो भ्रांति है, यानी बच्चे का जो यहाँ पर मिसकंसेप्शन है, तो बच्चे का क्या मिसकंसेप्शन है कि पानी का रंग होता है, क्यों, क्योंकि हमारे नजदीक एक नाला है उसका यहाँ पर आपका एक रंग है, तो ये पानी का रंग होता है। तो ये जितने भी मिसकंसेप्शन होते हैं, मैं कई बार बता चुका हूं, जिसको अल्टरनेटिव कंसेप्शन कहा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, बच्चे के बहुत महत्वपूर्ण कंसेप्ट होते हैं, इन्हीं के माध्यम से बच्चों को फिर आपको तर्क करके चीजें सिखानी है, पढ़ाना है, बच्चे से खुद का ज्ञान का निर्माण कराना है। तो बच्चा खाली कोई कागज के समान नहीं होता, खाली बटन के समान नहीं होता कि टीचर उसके अंदर ज्ञान डालेगा भर जाएगा, नहीं, बच्चा भाई मिसकंसेप्शन स्कूल में लेकर आता है यहाँ पर, ठीक है। तो क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए, पहला इस जवाब को सिरे से निकाल देना चाहिए। गलत भाई, क्या करना चाहिए, बैठ जाए वो गंदे नाली का हुआ है पानी, वो नहीं होता आपका, ठीक है, ये पानी होता है कोई बिल्कुल साफ होता है, ये वाला काम नहीं करना, या उसको पनिशमेंट नहीं देनी, या उसको डिस्करेज नहीं करना, हतोत्साहित नहीं करना। आपको इस बात पर बल देना चाहिए कि उसका तर्क निराधार है, या तर्क निराधार क्यों है, आपने उसको साफ पानी दिखा दिया, बच्चे ने कहा मेरे ग्लास में अभी तुम अपने नाले से पानी लेकर आओ, देखो ये कर रहा है, देखो काला रंग यहाँ पर, ठीक है। तो निराधार तो नहीं है भाई बच्चे का जो तर्क है, इस जवाब को अपना लेना चाहिए, क्या कि जल का भी रंग होता है, और जल के रंगीन होने का फिर जो तर्क है वो बच्चों को बताना चाहिए, वो अपनी पैडागोजिकल स्ट्रेटजी अपनाना चाहिए कि कौन से तरीके से बच्चों को समझाऊंगा ताकि जल का रंग नहीं होता है, ठीक है। तो सबसे बेस्ट आंसर आपके सामने थर्ड आंसर सही हो जाएगा। बढ़ते आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है नजर डालते हैं, और मैं जल पी लूं जो कि बिल्कुल साफ है, ठीक है भाई। चलिए बढ़ते हैं अगले के ऊपर। एक और सुपर चैट आई है, 400 रुपए की सुपर चैट, वाह भाई यार बहुत अमीर है, ठीक है। मेरा नाम कुणाल है, बिहार पूर्णिया से, आपका रिकॉर्डेड क्लास लाइव क्लास डेली ये है, आशीर्वाद दीजिए सर, आशीर्वाद है भाई कुणाल, और कुणाल ये भी आशीर्वाद है, रोज मुझे 400 रुपए रोज भेजो, ठीक है। पूरी जिंदगी भर भेजते रहो और मैं आपको रोज आशीर्वाद दूंगा। सुनो कुणाल का नाम लिख लो, 10 बार इनका क्लास के अंदर हम लोग नाम बोलेंगे, तो 400 रुपए रोज भेजते रहो, ठीक है। क्या जरूरत पड़ी है कमाई करने की, क्या जरूरत पड़ी है सेहत खराब होने के बावजूद भी क्लास लेने की, कुणाल है तो सही हमारे पास। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, बच्चा क्या कहता है कि मैं पहले के इस हिस्से को पूरा नहीं कर पा रहा हूं। मान लीजिए कोई पजल यहाँ पर दी हुई है, ठीक है, पजल कैसे दी हुई है, पजल यहाँ पर ये दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए आपका नाम लिख दिया कुणाल और उसके बाद यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर एक पजल लिख दिया, तो उसके बाद बच्चे को टीचर ने ऑप्शन दे दिए, तो उसने ऑप्शन दिया कि कुणाल आदमी है, एक ऑप्शन दिया कुणाल गधा है, एक ऑप्शन दिया कुणाल लड़की है, एक ऑप्शन दिया कुणाल एलियन है यहाँ पर, ठीक है। तो ये ऑप्शन दिए, तो बच्चा कह रहा है मैं पहले के इस हिस्से को सब मैं पूरा नहीं कर पा रहा हूं, मुझे पता नहीं चल पा रहा कुणाल है क्या। तो अध्यापक कहता है यहाँ कौन सा टुकड़ा आना चाहिए, मतलब यहाँ पे इनमें से कौन सा टुकड़ा आना चाहिए, क्योंकि बिल्ली के पैर है, बिल्ली की जगह कहते हो क्योंकि कुणाल के पैर है, कुणाल के पैर यहाँ पर आदमियों जैसे, ठीक है। तो बच्चा कहता है पंजे, तो बच्चा कहता है आदमियों के पैर है, तो इसका मतलब सर आदमी यहाँ पर हो जाएगा, लेकिन उसने देखा कुणाल के पैर थोड़े गधे जैसे दिखते हो, क्या सर गधे जैसे
भी यहाँ पर लग रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कहता है बिल्कुल सही कहा, कुणाल आदमी के साथ साथ में गधा भी यहाँ पर है, तो कौन सा टुकड़ा पंजे को कुणाल के पैर को दिखाता है? बच्चा कहता है सर ये वाला टुकड़ा यहाँ पर। अब भेज कुणाल 400 रुपए, मेरे कहने से कहीं किसी गरीब के पैसे दे दियो, इस बार नहीं भेजेगा कोई सुपर चैट। तो जो उपयुक्त बातचीत हो रही है उसमें जो सामाजिक अंतर क्रिया हो रही है, जो सोशल इंटरेक्शन यहाँ पर हो रहा है बच्चे का और मेरा, जो इंटरेक्शन हो रहा था और जो किसी कंसेप्ट को सिखाया जा रहा था जिसमें मैंने उसकी हेल्प करी, ये उसको बताने के लिए कुणाल है क्या भला इन चारों में से? तो किस चीज को दर्शाता है? क्या अवलोकनात्मक दिमाग में ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है? जी नहीं, ठीक है। देखो एल्बर्ट बंडूरा एग्जाम में नहीं आता कभी, आज तक सीटेट के एग्जाम में 2011 से लेकर एक बार क्वेश्चन आया था एल्बर्ट बंडूरा से रिलेटेड, बहुत बड़े विज्ञानी के रहे, अब नहीं आता। यहाँ पर एक्सपोजिटरी लर्निंग की बात हो रही है, व्याख्यात्मक वाली। जी नहीं, आपको रेसिप्रोकल करनी है, व्याख्यात्मक नहीं करनी है, व्यवहारवादी होती है। जब समाज से इंटरेक्शन करके चीजों को सीखा जा रहा है और टीचर उसकी हेल्प कर रहा है बच्चे की, क्या बताने के लिए कि भाई कुणाल आदमी के साथ में गधा भी है, तो उसको जो हेल्प दे रहा है उसको बोला जाता है पार्ट, यानी कि स्कैफोल्डिंग उसको बोला जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर यहाँ पर थर्ड आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। और कुणाल क्या हो जाएगा वो आप लोगों को बताइए कि कुणाल क्या हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या दिया हुआ है, अगले को हम लोग यहाँ पर नजर डालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ठीक है। चलिए भाई, ठीक है, 400 बार मेरा नाम ले लीजिए सर जी। देख लो अगला ऑप्शन बना दूंगा फिर कुछ ना कुछ, तो मैं मेरे अंदर ये वाली स्किल में पढ़ाते पढ़ाते एग्जांपल बना देता हूं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, क्या कहता है? ये कहता है भाई निम्नलिखित में से कौन सा मिलान, यहाँ पर आपको 4 मिलान करने हैं। विशिष्ट संदर्भों में विद्यार्थियों द्वारा अनुभव की जाने वाली जो भावनाएं होती हैं, इनकी इमोशंस होते हैं, उसकी संभावना का सही मिलान करता है। देखिए 4 प्रकार की इमोशन यहाँ पर दी हुई है। कुंठा जिसको कहा जाता है फ्रस्ट्रेशन, जो कुणाल हो गया होगा यहाँ पर। दूसरा चिंता जिसको कहा जाता है एंजाइटी, जो कुणाल में आ गई होंगी, तीसरा लड़कियों के सामने भी बेइज्जती कर दी। तीसरा आनंद जो कुणाल को बिल्कुल नहीं आ रहा होगा, ये वाला इमोशन। चौथा कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड, मेरे प्रति होना चाहिए था कि मैंने 400 रुपए दिए, मेरी तारीफ करते, तो बेइज्जती यहाँ पर मार दी। तो 4 प्रकार के इमोशन दिए हुए। तो अब आपको ये बताना कि 4 प्रकार के इमोशन से जुड़ी हुई कौन सी संभावना है जो यहाँ पर सही कहती है। पहला कहता है कुंठा यानी कि फ्रस्ट्रेशन, कि जब गतिविधि को कम महत्व दिया जाए। अब कुणाल ने गतिविधि करी, 400 रुपए बेचकर मेरा नाम हो जाएगा, पूरे देश भर की पुलिस मुझे देख रही है, वाह होगी, लेकिन सर ने तो नाश मेरा कर दिया। तो जब उसकी गतिविधि को कम महत्व दिया, एप्रिशिएट करने की जगह आज कुणाल के यहाँ पर कर दिया हमने पूरा का पूरा काम, तो कुणाल क्या हो जाएगा? फ्रस्ट्रेशन का शिकार यहाँ पर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जब गतिविधि को कम महत्व दिया जाता है तो विद्यार्थियों का अधिगम पर कम नियंत्रण हो जाता है। अब कुणाल का मन नहीं कर रहा होगा, देखो कुणाल है क्या, देखना भाई सारे के सारे मिलकर, क्या कुणाल हमारी क्लास में बैठा है या कहीं भाग गया या कहीं दूसरी जगह पढ़ रहा है कुणाल? जरा कमेंट बॉक्स में देखो तो सही, कुणाल एक बार दोबारा 400 रुपए भेजो भाई, पता चल सके तो भाई क्लास में है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर अधिगम पर कम नियंत्रण होता है। एंजाइटी चिंता, जब सफलता अपेक्षित होती है, जब सफलता सक्सेस एक्सपेक्टेड होती है, मैं तो एग्जाम पास ही कर जाऊंगा, मुझे टेंशन नहीं है, मैं तो सीटेट पास ही कर जाऊंगा भाई। जब इस प्रकार की सोच रखोगे तो चिंता थोड़ी होगी, चिंता तो जब होगी मेरा क्या होगा, मेरे से एग्जाम नहीं पास हो जाएगा, पता नहीं सफलता मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। जब यहाँ पर सक्सेस होती है ना, जब सफलता जो यहाँ पर होती है, जब अपेक्षित यहाँ पर होती है, तो जब सफलता अपेक्षित नहीं होती, जब डाउट होता है सफलता के ऊपर, ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। जब ये उम्मीद ना हो या सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, और जब ये पता सफलता मिलेगी तो चिंता नहीं होती, खुशी वाली इमोशन होता है। आनंद, जब सफलता नहीं मिलती तो आनंद नहीं आता भाई। जब आप पेपर के अंदर मान लो फेल हो गया तो उसको आनंद नहीं आएगा। आज कुणाल फेल हो गया हमारे यहाँ पर टेक्निक के अंदर, उसको आनंद नहीं आ रहा होगा, उसको एंजाइटी हो गई होगी, नाम बदनाम कर दिया सर पूरे देश में, फ्रस्ट्रेशन हुई होगी। आज के बाद नहीं दूंगा किसी को 400 रुपए से, ठीक है। और कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड, जैसा आप में से बहुत लोग मेरे प्रति करते हो कि सर बहुत बढ़िया पढ़ाते हो, बहुत बढ़िया टीचर हो, सर लो 400 रुपए ले लो, तो ये होता है ग्रेटिट्यूड, ये वाला इमोशन होता है, ठीक है, कि दूसरे के प्रति कृतज्ञ हो रहे, ग्रेटिट्यूड दिखा रहे हैं कि आपने हमारी सारी तैयारी कराई है। लेकिन इसमें कहा है जब असफलता को, फेलियर को इस रूप में देखा जाता है कि उसका कारण कोई और व्यक्ति है, तो आप कह रहे हो कि सर जी आपकी वजह से फेल हो गया, आपने सही से नहीं पढ़ाया, सही से कंटेंट नहीं दिया, सारा का आपका है, ये नहीं बताया खुद की वजह से होगा, खुद की वजह से पढ़ाई करी, तो ग्रेटिट्यूड आपका लगता है, आप किसी के प्रति ग्रेटिट्यूड यहाँ पर दिखाओ, कृतज्ञता दिखाओ कि सर आपकी वजह से हुआ, और यहाँ पर संभावना लग गई। तो भाई आंसर सिर्फ आपका पहला सही हो जाएगा, फ्रस्ट्रेशन वाला। जब किसी की एक्टिविटी को कम महत्व दिया जाता है तो भाई विद्यार्थी का अधिगम पर कम नियंत्रण हो जाता है। आंसर नंबर फर्स्ट यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, आंसर नंबर फर्स्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। कुणाल मेरे भाई है क्लासरूम में या गया है, या जल्दी से बता दो कुणाल है या भाई गया, ठीक है। अभी भी सुपर चैट कुणाल की मुझे दिख रही है। चलो भाई बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन के ऊपर हम लोग नजर डालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इसके ऊपर यहाँ पर नजर डालते हैं। और भाई जितने भी लोग क्लास देख रहे हैं, देख लाइव क्लास के अंदर कुणाल का मैसेज आ रहा है या नहीं आ रहा, उसके बारे में भी आप लोग मुझे बताइए, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन से कथन बच्चों के बारे में यहाँ पर सही है। पहला, बच्चे जो होते हैं वो वैज्ञानिक अन्वेषण यानी कि वैज्ञानिक तरीके से खोजबीन की तरह जन्म लेते हैं, एक वैज्ञानिक की तरह से जन्म लेते हैं और दुनिया के प्रति स्वाभाविक रूप से जिज्ञासु होते हैं और अपने आप एक्सपेरिमेंट करके ज्ञान का निर्माण कर रहे होते हैं, तो बिल्कुल ठीक बात है, पहला पॉजिटिव है। दूसरा कहता है बच्चे अपने पर्यावरण के सक्रिय खोजकर्ता होते हैं, एक्टिव एक्सप्लोर करने वाले होते हैं यहाँ पर बच्चे, और संपर्क और खेल के माध्यम से यानी कि एनवायरनमेंट के माध्यम से भी यहाँ पर सीखते हैं, तो ये भी आपके सामने पॉजिटिव हो जाएगा। थर्ड, बच्चे वयस्कों की तरह सोचते हैं, बस ज्ञान थोड़ा कम है। नहीं भाई, बड़ों की तरह नहीं सोचते बच्चे। देखिए एक तरीके से आप जो बच्चों के बारे में बात की जा रही है वो जीन प्याजे के हिसाब से की जा रही है। तो जीन प्याजे ने कहा था कि जो बड़ों का जो चिंतन का लेवल होता है मात्रात्मक तौर पर सेम है, यानी कि जितना घंटे बड़ा सोचेगा उतने घंटे बच्चा भी सोच लेगा, लेकिन सोचने का नजरिया अंतर है। जिस प्रकार से बड़ा व्यक्ति चीजों के बारे में सोचता है छोटा बच्चा वैसे नहीं सोच पाएगा। तो बच्चे वयस्कों की तरह सोचते हैं, गलत, ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा। बच्चे अपने पर्यावरण का अर्थ स्वयं सामाजिक अंतरक्रिया के माध्यम से निर्मित करते हैं, समाज से इंटरेक्शन करके निर्मित करते हैं। तो पहला दूसरा और चौथा, पहला दूसरा चौथा, यानी आंसर नंबर थर्ड यहाँ पर आपके सामने सही हो जाएगा। आंसर नंबर थर्ड यहाँ पर आपके सामने सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट को हम लोग यहाँ पर नजर डाल लेते हैं, ठीक है। चलिए एक और सुपर चैट आ गई, ठीक है, इनका नाम है लर्न विद नजर। सर मेरी दोस्त बहुत खुश है आज की क्लास देखकर, हर नेम इज खुश नसीब, प्लीज सर एक बार नाम बोल दीजिए। इनकी दोस्त बहुत खुश है, रहने दो, खुशी रहने दो, ठीक है, मत बुलवाओ भाई, बेचारा नाराज हो जाएगा। अपनी दोस्त की सिफारिश लेगा 100 रुपए, मेरे पास बहुत बढ़िया एग्जांपल है वो भी, रहने दो। इनकी दोस्त का नाम है खुश नसीब, आप खुश नसीब हो जो आपका ऐसे दोस्त मिले जिसने आपकी खुशी के लिए 100 रुपए मुझे यहाँ पर दिए। बहुत बढ़िया भाई नजर, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, बात करते हैं। अभी मैं आपको अगर कोई एग्जांपल आ गया तो फिर शायद आप नहीं बच पाओगे और ना ही आपकी मित्र यहाँ पर बच पाएगी। देखते हैं एग्जांपल आता है ये ऐसी क्वेश्चन निकल जाता है, आज देखते नजर, आज बचोगे नहीं बचोगे, और आज अपनी दोस्त का भी नाम बेकार करवा दोगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मानदंड संदर्भित परीक्षण यानी कि सीआरटी की बात हुई है और मानक संदर्भित परीक्षण यानी कि एनआरटी की बात हुई है, यानी कि क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट और नॉन रेफरेंस टेस्ट की बात हुई है, ठीक है। लास्ट क्लास भाई फिर पढ़ाने का मौका पता नहीं कितने समय के बाद मिलेगा, हालांकि कल हम 12 बजे मिल रहे हैं, कल 12 बजे स्पीड में हम लोग चलेंगे, 12 बजे ठीक कल यूट्यूब पर आ जाना, बिना कहीं आ जाना भैया, दोबारा नहीं कहूंगा, कल ठीक 12 बजे दोपहर के 12 बजे यूट्यूब पर आ जाना। एक बहुत बड़ी संपूर्ण सीटेट क्लास है और सारे कैंडिडेट को आप देखने, ठीक है। अब यहाँ पर सीआरटी और एनआरटी की बात हुई है, शॉर्ट फॉर्म में मैंने आपको बता रखा है कि जैसे कोई क्राइटेरियन बेस्ड टेस्ट होते हैं, जैसे आपका सीटेट का एग्जाम 150 में से 90 नंबर जो आपको लाने पड़ते हैं अंदर कैटेगरी को, और बाकी अदर कैटेगरी को 80 होते हैं, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट होते हैं। एक होते हैं एनआरटी नॉन रेफरेंस टेस्ट, जहां पर नॉन होते हैं, लाइक कोई कट ऑफ बनी होती है, ठीक है, कि जैसे मान लीजिए एग्जाम के बाद आप किसी का बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हो, आप सुपर टेट का एग्जाम दे रहे हो, आप बीएसएससी का एग्जाम दे रहे हो, केवीएस एमएस का एग्जाम दे रहे हो, ईएमएस का दे रहे हो, तो यहाँ पर कट ऑफ लगती है, यहाँ पर बच्चों के बीच में कंपटीशन होता है और फिर जो कंपटीशन में कट ऑफ को पास करता है उसी को जो मिलती है। यहाँ पर कट ऑफ पास करनी है, चाहे कितने के कितने लोग कट ऑफ पास कर, ये इस नंबर को पास कर ले, जैसे मान लीजिए 25 लाख को भरे, 10 लाख भी अगर 90 नंबर लेकर आ गए तो सभी पास है, लेकिन यहाँ पर लिमिटेड वैकेंसी होती है, जितनी वैकेंसी होगी उतने कैंडिडेट पास कर जाएंगे, बाकी नहीं कर जाएंगे। तो यहाँ पर कंपटीशन होता है, सीटेट में कंपटीशन नहीं होता। तो क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट है, ये नॉन रेफरेंस टेस्ट है। तो इनके बारे में क्या सही है? पहला जो सीआरटी होता है वो छात्रों का मूल्यांकन पूर्व निर्धारित सीखने के लक्ष्यों के आधार पर करता है, बिल्कुल ठीक बात है। सीआरटी होता है पूर्व निर्धारित सीखने के लक्ष्य, ये पहले जितना भी पढ़ा है उसके आधार पर जो नंबर आ गया तो सीआरटी। दूसरा एनआरटी होता है वो छात्रों का मूल्यांकन साथ ही छात्रों के प्रदर्शन के सापेक्ष करता है, बिल्कुल ठीक बात है। ये यहाँ पर कट ऑफ लग गई और कट ऑफ लगने के बाद जो बाकी करने बच्चे हैं उनके बीच में तुलना हो रही है, प्रदर्शन हो रहा है, उनके बीच में कंपटीशन हो रहा है कि किसके ज्यादा है, जिसके ज्यादा कट ऑफ उसको जो मिल गई, ये भी ठीक है।
सीआरटी मुख्यतः चयन, रैंकिंग और पदोन्नति के लिए प्रयोग किया जाता है। देखिए जब किसी का सिलेक्शन करना हो, किसी को रैंक देनी हो, किसी की प्रमोशन करनी हो, तो सीआरटी नहीं करा जाता, तो आपका एनआरटी यहाँ पर करा जाता है। अगला कहता है एनआरटी के परिणाम अन्य छात्रों के प्रदर्शन पर निर्भर नहीं करते। देखिए जो प्रदर्शन पर निर्भर नहीं करते, एक 145 आगे सीटेट में 1 सिर्फ 90 आगे, तो एनआरटी नहीं होता, तो भाई आपका सीआरटी यहाँ पर होता है। तो ये वाले गलत उल्टे दे दिए और पहला और दूसरा यहाँ पर ठीक है। क्या है पहला और दूसरा यहाँ पर ठीक है, तो आंसर नंबर फर्स्ट यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। क्या आंसर नंबर फर्स्ट यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग यहाँ पर नजर डालते हैं। ठीक है, रवीना कुमारी ने एक और सुपर चैट भेजी है 200 रुपए की। आपने बहुत हेल्प की, कुछ समझ नहीं आ रहा था, बट आपने उस दिन कहा फिक्र नहीं करना, मैराथन देखना, मैंने बहुत देखी, बहुत हेल्प मिली सर, आपसे कभी मिल पाओ तो बहुत लकी होंगी। अपने भाई बड़े भाई की तरह गाइड किया, थैंक यू सर, थैंक यू रवीना जी। ठीक है, थैंक यू आप सभी यार, इतना दिल से आप लोगों ने प्यार करने, इसने इतना मान सम्मान, इतना आप लोग सम्मान देते हो पूरे देश भर के अंदर। आपसे पहले जितने भी बैच के अंदर और बच्चे मतलब जिन्होंने एग्जाम पास कर जो मिली, तो आप लोग नए सेक्शन वाले बच्चों तो थैंक यू, हर बार इतना प्यार सम्मान मिलता है। इस बार हमारे सीनियर्स भी है जो गवर्नमेंट स्कूल के एम्प्लॉय भी है, थैंक यू आप सभी ने भी मुझे बहुत प्यार यहाँ पर दिया। ठीक है, तो सभी का थैंक यू, दिल से थैंक यू आप लोगों के लिए। और दिल से मतलब एक आप लोगों के लिए ये कह सकता हूँ, आप सभी जो भी मेहनत अच्छी तरीके से करो, आप सभी की भगवान आपकी इच्छा पूरी यहाँ पर करे। ये पूरी दिल से फीलिंग आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट यानी अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। और जब हमारी क्लासेस खत्म हो जाएगी एक दिन के बाद, फिर हमारा डेली मिलना नहीं हो पाएगा, फिर हम लोग आगे के एग्जाम के लिए मिला करेंगे, तो फिर आप लोग मिस करोगे। ठीक है, जैसे आप लोगों ने पुलिस को पास करा होगा, स्कूल पास करा होगा, तो मेरे ख्याल से मेरी क्लास को भी मिस करोगे, क्योंकि आज तक तो सभी बच्चों ने करी है और मुझे लगता है कि आप लोग भी करोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि व्यक्तिगत विभिन्नता यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंस जो यहाँ आपके सामने होते हैं। ठीक है, ये मैं कई बार बता चुका हूं, इंडिविजुअल डिफरेंस उसको निर्धारित करने में से कौन सा जैविक कारक नहीं है। अच्छा, इंडिविजुअल डिफरेंस दो वजह से होता है, हेरिडिटी और एनवायरमेंट, तो कौन सा हेरिडिटी फैक्टर नहीं है यहाँ पर पूछा, कौन सा हेरिडिटी यानी कि बायोलॉजिकल फैक्टर नहीं है, तो बताओ भाई एनवायरमेंटल फैक्टर लेना है यानी कि वातावरणीय कारक लेना है। पहला हेरिडिटी यानी आनुवंशिकता, ये तो हेरिडिटी फैक्टर है, बायोलॉजिकल है, तो पहला ठीक है। जन्मजात तौर पर किसी का कोई स्वभाव होता है, वो भी भाई हेरिडिटी तौर पर होता है। ठीक है, मान लीजिए आदमी को बोलने का बहुत शौक है, उसका बच्चा भी बहुत बोलता है, तो हेरिडिटी तौर पर हो गया। शारीरिक स्वास्थ्य बच्चे का ये भी हेरिडिटी तौर पर होता है। मान लीजिए किसी का आपकी हाइट बहुत लंबी है और बच्चे की बहुत लंबी होगी, हेरिडिटी तौर पर यहाँ पर हो गया। एनवायरमेंट कितना ही दे दो, एक समय के बाद मतलब बच्चे की हाइट बढ़ नहीं सकती। ठीक है, लेकिन जो अभिभावक यानी कि पेरेंट्स के और बालक के जो संबंध होते हैं वो एनवायरमेंटल फैक्टर होता है। ठीक है, तो आंसर ये ठीक है, क्योंकि बच्चे के और उसके परिवार के जो संबंध होते हैं वो पर्यावरणीय कारक होते हैं, ये आनुवंशिक कारक है जो बाकी तीनों है, तो ये आंसर आपका थर्ड से हो जाएगा। इसमें कौन सा जैविक कारक नहीं है, ये जैविक कारक नहीं है क्योंकि वातावरणीय कारक है आपके साथ। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन को नजर डालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन पर आ गया, नजर डालते हैं। वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया पर चल रहा है। ठीक है, मिशु सर थैंक यू भाई, थैंक यू। ठीक है सर, फर्स्ट टाइम मेरे काफी क्वेश्चन सही गए, थैंक यू सर, थैंक यू भाई। ठीक है, आयोग आपका मोटिवेशन भी यहाँ पर बड़ा होगा और मेहनत करते रहिए और बस जितनी गलती यहाँ तक कर लेना, मॉक टेस्ट लगा लेना, प्रैक्टिस कर लेना, मैंने आपको बहुत चीजें दी है, पर प्लीज पेपर में जाकर गलत मत करना। मैं चाहता हूँ आप लोगों के एग्जाम पास हो, आपको वो सब चीजें मिले जिसका आप यहाँ पर हकदार हो। तो सारी मेहनत आपके पेरेंट्स ने आपके लिए करी, पढ़ाई लिखा सब चीज करी, एज टीचर मैंने आपके लिए करी, अब जिम्मेदारी आपकी है उस चीज को आगे बढ़ाने की, उसको साकार करने की, और मुझे पूरा उम्मीद है आप लोग किसी को भी निराश नहीं करोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन बच्चों में आत्मसम्मान यानी कि बच्चों की यहाँ पर बात हो रही है, सेल्फ एस्टीम की बात हो रही है। देखिए आत्मसम्मान जब बनाएगा जो रहेगी, जो नहीं रहेगी तो कोई आत्मसम्मान नहीं रहेगा, इसलिए ध्यान रखना आत्मसम्मान सेल्फ एस्टीम तभी बढ़ेगी जब कुछ अचीव कर लोगे, गोल अचीव कर लोगे। ठीक है, तो आत्मसम्मान और जो शैक्षणिक प्रेरणा यहाँ पर होती है यानी कि आपकी एकेडमिक मोटिवेशन होती है, बेटा पढ़ लो तभी जो मिलेगी, तभी आत्मसम्मान बढ़ेगा, उसका सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है भाई, वो आपको बताना है। पहला उच्च आत्मसम्मान, सेल्फ हाई सेल्फ एस्टीम। ठीक है, कि भाई मैं तो बहुत बढ़िया जो मुझे मिली, इससे बढ़िया कोई जो नहीं है, बस मैं ही हूं और कुछ नहीं है। तो हाई सेल्फ एस्टीम शैक्षणिक प्रेरणा को प्रभावित नहीं करता, करता है भाई, कभी-कभी और कॉन्फिडेंस में लेकर चला जाता है और कभी-कभी बच्चों को इतना कॉन्फिडेंस होता है मैं एग्जाम को पास कर लूंगा, तो इसने कह दिया कि भाई आपकी एकेडमिक मोटिवेशन को प्रभावित नहीं करता, करता है, दोनों तौर पर यहाँ पर करता है। तो और कॉन्फिडेंट नहीं होना, कॉन्फिडेंट होना कि मेरे अंदर ये हाई क्षमता है, मेरे अंदर मेरा ये हाई सेल्फ एस्टीम है, मेरा आत्मसम्मान है कि मैं इस काम को कर सकता हूं। ठीक है, और मैं ही कर सकता हूं, ये और कॉन्फिडेंस है, ये मत करना। ठीक है, तो ये तो कम है, ये कम आत्मसम्मान यानी कि लो सेल्फ एस्टीम है, मेरे से नहीं होगा कुछ भी, मैं तो भेड़बकरी चलाऊंगा। वो आपकी शैक्षणिक प्रेरणा यानी कि एकेडमिक मोटिवेशन और प्रदर्शन में काफी बाधा डाल सकता है, डाल सकता है। अगर आपने मान लिया कि भेड़बकरी चलाओगे तो चलाओगी, मैं खूब कहता है मेरी क्लास देख लो, मैराथन देख लो और कुछ ना देखो, मैराथन देख लो सारी सारी भेड़बकरी चलेगी, हमसे नहीं चलेगा कुछ भी। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा। अगला कहता है आत्मसम्मान केवल बाद के बचपन और किशोरावस्था में शैक्षणिक प्रेरणा को यहाँ पर प्रभावित करता है। आत्मसम्मान केवल बाद के बचपन नहीं और किशोरावस्था को नहीं, अभी भी आप भी आपकी किशोरावस्था से ऊपर की अवस्था में उस टाइम आप लोग यहाँ पर। ठीक है, लेकिन अगर आपके अंदर लो सेल्फ एस्टीम होना तो दिक्कत रह जाएगी और बहुत ज्यादा हाई तो भी दिक्कत हो जाएगी। तो सेल्फ एस्टीम होना आप लोगों के लिए यहाँ पर जरूरी है। शैक्षणिक प्रेरणा केवल बच्चों की सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि को निर्धारित करती है, जी नहीं, जो एकेडमिक मोटिवेशन होती है वो बच्चे का कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन तीनों को यहाँ पर प्रभावित करती है। तो फ्रेंड्स आंसर आपका सेकंड यहाँ पर सही हो जाएगा। क्या बिल्कुल ठीक आप लोग यहाँ पर जा रहे हो, तो आंसर नंबर यहाँ पर आपका सेकंड यहाँ पर सही हो जाएगा कि अगर कम आत्मसम्मान होगा वो शैक्षणिक प्रेरणा और प्रदर्शन में काफी बाधा यहाँ पर डाल सकता है। तो अपना लो सेल्फ एस्टीम नहीं करना, हाई सेल्फ एस्टीम यहाँ पर रखना है कि मैं कर सकता हूँ, कॉन्फिडेंस अपने अंदर यहाँ पर आप लोगों को रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन सामने स्क्रीन पर आ गया, क्या कहता है नजर डालते हैं। ठीक है, एक सुपर चैट आई है यतिंदर सिंह की, 100 रुपए भेजे। सर सरकारी शिक्षक साथियों को आपसे बहुत मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है, अब लगता है कि हम लोग भी अब फाइट कर सकते हैं, हार्दिक आभार। थैंक यू यतिंदर जी। ठीक है, थैंक यू सो मच कि आप लोग इतने अनुभवी शिक्षक है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की एक गाज आपको पकड़ी, लेकिन मैं इतना भरोसा आपको दिलाता हूं जितने भी आप सरकारी अध्यापक मेरी वीडियो देख रहे हैं कि आप हमसे ज्यादा टैलेंटेड है, आपने हमसे ज्यादा अपना अनुभव ग्रहण किया है। मैंने सरकारी सेवाएं बहुत कम करी है, सरकारी संस्थान में अलग-अलग में बहुत कम, मैंने नौकरी छोड़ दी, लेकिन मेरे से बहुत ज्यादा अनुभव आपका है। वो तो एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जिसकी वजह से आपको एग्जाम पढ़ने पड़ रहे हैं, वरना आपको अनुभव की कमी नहीं है। जो आप लोग अपने स्कूल के अंदर करते हो वही एग्जाम की चीज आपको करनी है, बस कुछ कंसेप्ट ऐसे होते हैं जो आपको सीखने की जरूरत है। थैंक यू आप सभी का कि आप सभी जितने भी शिक्षक गण हैं जो सरकारी अध्यापक मेरी वीडियो देख रहे हैं और मुझको प्रोत्साहित कर रहे हैं, तो थैंक यू आप सभी का। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इस उम्र में थोड़ा एग्जाम की तैयारी करना भी नेगेटिव होता है, आप सभी को पता है, मैं एक पढ़ाओ पर एक एनर्जी होती है, लेकिन आप लोग बहुत मेहनत से लगे हुए, मुझे पूरा उम्मीद है कि आप इस एग्जाम को पास भी करोगे और अपनी नौकरी को सेफ भी यहाँ पर करोगे। ठीक है, चलिए, और जब तक आपके छोटा है जब तक आपको दिक्कत नहीं होगी किसी भी तरह की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया, क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन नजर डालते हैं। ये कहता है कि जो अधिगम करता होता है, जो लर्नर्स होते हैं, जो आप लोग हैं, एवं उनकी जो प्राथमिक विशेषता है, आपकी विशेषता है एग्जाम को पास करना, उसके मिलान युग्मों से निम्नलिखित में से कौन सा सही है। मतलब यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर आपके सामने मैच ठीक है। पहला सर्वे क्षतिग्रस्त अधिगम करता है, यानी वे लर्नर जो हियरिंग इंपेयरमेंट वाले, जो सुन नहीं सकते, भाई जो सुन नहीं सकते तो उनको देखने वाली चीजें यहाँ पर दिखाओ, लेकिन इसमें ऑप्शन में कहा है कि दृश्य सूचना यानी कि देखने वाली जो सूचना यहाँ पर होती है, विजुअल्स वाली देखने वाली सूचना है, उसको समझ नहीं सकते, गलत भाई। जो सुन नहीं सकता तो देखने वाली तो समझ सकता है यहाँ पर, तो वो उनको यहाँ पर यूज करनी पड़ेगी। मान लीजिए कोई सुन नहीं सकता तो वो यहाँ पर साइन लैंग्वेज का यूज करके बच्चों को कुछ पढ़ा रहा है, समझा रहा है, तो साइन लैंग्वेज तो समझ सकता है, क्योंकि देख सकता है बच्चा, लिप रीडिंग को देख सकता है, उनकी कर सकता है, तो ये तो गलत हो जाएगा। दूसरा पठन अक्षमता यानी कि पढ़ने के अंदर बच्चों को अगर कोई डिसेबिलिटी हो रही है, लाइक आपकी डिसलेक्सिया, तो डिसलेक्सिया किससे संबंधित होती है, रीडिंग से, यानी पढ़ने से संबंधित बच्चों को कोई भी दिक्कत हो, सही से नहीं पढ़ रहा, उल्टा सीधा पढ़ रहा है, तो डिसलेक्सिया से संबंधित कोई भी एबिलिटी वाला जो लर्नर होगा, पढ़ने वाला होगा, वो धारा प्रवाह पढ़ने एवं लिखने में कमी होती है, बिल्कुल ठीक बात है। पढ़ने के साथ-साथ में मैंने बताया थोड़ी लिखने में भी दिक्कत होती है, तो दूसरा बिल्कुल ठीक है। तीसरा सृजनात्मकता वाला अधिगम करता जो क्रिएटिव हो, कि सर नए क्वेश्चन लाओ, सर नए तरीके से इस बार आंसर निकालूंगा, नए तरीके से चीजों को सीखूंगा, तो वो अति सक्रिय रहता है, सक्रिय रहता है, अति सक्रिय नहीं रहता, और कार्य को पूरा करने में धीमे नहीं होते, वो तेज यहाँ पर होते, तो गलत है।
अवधारणात्मक कमी वाले अधिगम करता है, यानी कि जिनको अटेंशन की कमी है। जैसे मान लीजिए अभी यहाँ पर क्लास चल रही होगी और किसी ने मैसेज कर दिया कि कोई बता सकता है क्या कि ये क्लास कौन से एग्जाम के लिए हुई है, ये सीडीपी का दूसरे एग्जाम के लिए भी पढ़नी है। तो जैसे किसी ने यहाँ पर मैसेज करा, ठीक है, तो तुरंत आप लोग देखोगे कई सारे, अगर किसी फीमेल ने मैसेज करा, कई सारे मेल टूट के पड़ेंगे, हाँ मैडम ये क्लास सभी एग्जाम में हेल्प करेगी, सभी सब्जेक्ट में हेल्प करेगी, और सचिन सर जो सीडीपी पढ़ा है बहुत बढ़िया है, इनका नोट चाहिए तो मेरा नंबर ले लो, इनका बैच चाहिए तो वो भी मैं दे दूंगा, तो ही कर लूंगा, बैच को भले ही आपको दे दूंगा, बेफिक्र रहिए। तो तुरंत अपने अवधान में कमी आ गई, टेंशन में यहाँ पर कमी आ गई, ऐसे भी बहुत भरे पड़े। और बेचारा कोई पुरुष पूछेगा, पूछे मत जाएगा, उसको नहीं बताएगा कुछ, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये जैसे आप लोग पढ़ते हो ना एडीएचडी, आप लोग पढ़ते हो, कौन सा पढ़ते हो, एडीएचडी पढ़ते हो। एडीएचडी मतलब अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर वाला पढ़ते हो। अटेंशन डेफिसिट यानी अटेंशन में जो कमी होती है बच्चों को, अपना ध्यान एक चीज पर ज्यादा केंद्रित नहीं कर पाता, और तुम्हें श्राप लगेगा जो लोग तुम भी ऐसा करते होंगे, किसी फीमेल में मैसेज डालो तो तुरंत कूद देते हो उसके ऊपर, अपने ध्यान में कमी लाते हो, ठीक है, ये वाला काम मत करना। तो अटेंशन में कमी क्या बात हुई है, उनके ध्यान में कमी की बात हुई है, ऐसा अधिगम करता उच्च अभिप्रेरणा नहीं रखता भाई, हाई नहीं रखता, लो मोटिवेशन रखता है, और लंबे समय तक अवधान बनाए रखता है, लंबे समय तक अवधान नहीं बनाए रखता। इसलिए ऐसे लर्नर का अगर आपको समझ करना है तो स्टेप बाय स्टेप चीजें देनी चाहिए, टुकड़ों में चीजें देनी चाहिए, ताकि एक चीज पर ध्यान केंद्रित करे, फिर उसके बाद दूसरी पर यहाँ पर करे, ठीक है। तो अंतर इसमें सेकंड ठीक था, जो कौन सा वाला मिलान सही था, सेकंड ठीक था। तो फ्रेंड्स अब हमारा लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ गया, और लास्ट क्वेश्चन के बाद आप लोग ईमानदारी से मुझे अपना स्कोर बताना कि आप यहाँ पर कितना स्कोर यहाँ पर हुआ है, कैसी क्लास लगी आज की। और देखिए मेरा मन था कि मैं इसको थोड़ा डिटेल में आपको पढ़ाऊं, जो कि मेरा तरीका होता है गहराई से पढ़ाने का, सारे ऑप्शन को सोल्व करने का, मुझे ऐसे ऊपरी ऊपरी चीजें नहीं आती, तो आपको मजा आएगा। लास्ट क्वेश्चन के बाद अपने स्कोर यहाँ पर शेयर करना कि आप लोगों का कितना स्कोर हुआ है और कैसा सफर मेरे साथ रहा, ये भी आप लोग यहाँ पर बताना, ठीक है। ठीक है भाई, चलिए बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की, क्या कहता है आपके सामने नजर डालते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, देखते हैं भाई। पहला कहता है बहुभाषावाद यानी मल्टीलिंगुअलिज्म की बात हो रही है, जहां पर कई सारी भाषाओं का यूज होता है, उसकी रक्षा के लिए भारतीय संविधान ने अंग्रेजी को भारत की राजभाषा के रूप में अपनाया, राजभाषा नहीं सह राज्य भाषा के रूप में अपनाया, क्या सह राज्य भाषा के रूप में अपनाया। देखिए हमारे देश की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है ना, जो राज्य भाषा है वो हिंदी, हमारे देश की राज्य भाषा है, कौन सी हिंदी हमारे देश की राज्य भाषा है, सह राज्य भाषा यानी कि को ऑफिशियल लैंग्वेज हमारी इंग्लिश होती है, तो पहला तो गलत है। दूसरा राजभाषा अधिनियम के अनुसार अंग्रेजी भारत की स्थायी सहयोगी राजभाषा, सहयोगी यानी कि सह राज्य भाषा, सहयोगी वाली राज्य भाषा है, ये ठीक है। अंग्रेजी भारत की राष्ट्रीय भाषा है, देखिए भारत की कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, बहुत से लोग सोचते हैं हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा, भारत की कोई राष्ट्रभाषा ही नहीं, तो राजभाषा है जो हिंदी भारत की राजभाषा, ठीक है। और सभी भारतीय राज्य जो थे वो हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप में अपनाने के लिए बाध्य है, जिन्हें बाध्य नहीं, इस पर बहुत विवाद हुआ था, शायद आपने पढ़ा नहीं होगा। हिंदी को अपनाने के लिए पूरे देश भर, खासकर जो हमारे साउथ के जो स्टेट है वहाँ बहुत बड़ा बवाल, बहुत से लोगों की मौत भी उसके अंदर हो गई थी। ध्यान रखना हमारे देश की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, सबसे महत्वपूर्ण कोई भाषा हिंदी नहीं है, जो भी जिस बच्चे की जिस व्यक्ति की जो मातृभाषा होगी उसको सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर माना जाएगा, सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर माना जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ